हाल ही में केस चल रहा है अंकिता भंडारी जी का। बड़ी सीधी सी बात है, वो पहले दिन से सबको पता था कि बड़े लोग, नेता, उनका पुत्र, उनकी सब चीज़ें हुई और लड़की को किस बेरहमी से मारा गया। अब एक वीडियो सामने आया था जिसमें हाईवे पर एक लीडर साहब हैं, वो इंटरकोर्स करते हुए बिल्कुल। पकड़े गए बिल्कुल। एंड दैट वीडियो वाज वायरल। तो ये क्या दिखाता है हमारे समाज के बारे में? मान लीजिए वो लड़की है, वो आदमी तो पूरे कपड़े पहने हुए है नेताजी, और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में उतरती है, उसकी अपनी खुद की सोच कहाँ गई। जो सेक्स इंडस्ट्री है इसमें लड़के भी शामिल हैं। कभी जिम है, मसाज पार्लर्स है, बिल्कुल। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि शुगर मॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? कैसे मुझे वहाँ पे मैं गया पैसे के लालच में, एक रात के मुझे 50,000 रुपये मिले। अब दिक्कत ये है कि वो मुझे और औरतों के पास भी भेजने लगी, मेरी फ्रेंड है वहाँ भी जाना, मैं पैसे के लालच में चला गया वहाँ भी, और अब मैं खोखला हो गया। अब मुझे गोलियाँ खानी पड़ती हैं, वो मुझे ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी वीडियोज़ वायरल कर देंगे। एक बच्ची है कि जो अभी बहुत उम्र नहीं है उसकी, कहती है आई एम प्राउड, और बच्चियां उसको फॉलो कर रही हैं। मैं अब तक 24 लड़कियों को ले जा चुकी हूँ वहाँ पे, और किसी से वो हिंदू बन के मिलता है, किसी से मुसलमान बन के बनता है, किसी से ईसाई मिल के बनता है। वो जो है मैं नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे पीछे छुड़ाऊँ। गंगूबाई दिखाई गई थी मूवी। बहुत बड़ा रिस्क लिया भंसाली जी ने, सैल्यूट करती हूँ मैं कि वो 90% उसमें कामयाब हुए। निक्स इंडियन, राखी गिल, रिया राय, मीति कलहर, ये सब इंडिया से थे और अब बाहर जाके पॉर्न कंटेंट बना रहे हैं। पूरी टीम है, तो आप सोचिए किसी का प्लेजर और किसी की लाइफ, दो चीज़ें इसमें। हम कामसूत्र को जैसे हमेशा से पेश आया गया हमारे सामने, ऑलवेज अबाउट एक सेक्स, ये मुद्राएं हैं, ये पोजीशंस हैं। बिल्कुल आप कह रहे हो कि जो कामसूत्र है वो आध्यात्मिक बिल्कुल चीज से लिंक्ड है? बिल्कुल कैसे? नहीं, देखिए पहले तो वो शास्त्र है। जो पीडोफाइल है वो इंसान जो कि बच्चों की तरफ होता है आकर्षित सेक्सुअली, उसकी सोच कैसे काम करती है? जो रेड लाइट है उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? वाई रेड लाइट? मैम, जो आज का पॉडकास्ट है वो लास्ट टाइम थोड़ा सा अलग होगा। जी। जो मैं लास्ट एपिसोड था हमने बात करी थी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें हो रही थी, जो आपके पुराने रेड लाइट एरियाज थे, जो आपके रैकेट थे, चल रहे थे। आज बात करना चाहूँगा जो रैकेट्स चल रहे हैं आपके होटल्स में, स्पा सेंटर्स में, और बहुत ये चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें हाईवे पर एक लीडर साहब हैं, वो इंटरकोर्स करते हुए बिल्कुल पकड़े गए एंड दैट वीडियो वाज वायरल। तो ये क्या दिखाता है हमारे समाज के बारे में, मानसिकता के बारे में, सोच के बारे में? क्या दिखाता है ये? देखिए, पहले तो मैं इसमें यही कहूँगी दिवस आपसे कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, मतलब महिलाओं की। मान लीजिए वो लड़की है, वो आदमी तो पूरे कपड़े पहने हुए है नेताजी तो, और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में उतरती है, उसकी अपनी खुद की सोच कहाँ गई, किस सोच में हम जी रहे हैं। अगर उस आदमी को उसके साथ सेक्स करना है तो होटल में ले जाए। मैं किसी के चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकती, वो ले जाए, उसको ले जाए अगर वो जाने को तैयार है तो। यानी वो पैसे भी बचाना चाहता है, उन्हें दूसरी औरत भी चाहिए, कम उम्र की लड़की भी चाहिए, घर में बच्चे हैं, बीवी है, सब चीज़ें वो भी चाहिए, और वो ये सब सत्ता का हनक है और कुछ नहीं। ये सत्ता की हनक है, और ये केवल एक ही वीडियो वायरल नहीं हुई है, ऐसी दूसरी भी एक और हुई है जिसमें 8-10 रूसी लड़कियां हैं, कजाकिस्तान की, जहाँ की भी हों, आई डोंट नो। मतलब जिसने भी वो उनका वीडियो बनाया है वो पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से बनाया है, क्योंकि उन लड़कियों का किसी का चेहरा नहीं आ रहा, केवल उनका हाथ आता है। वो उसमें ले रही हैं शराब, और शराब उनके ऊपर फेंकती हैं, उनके इंटरनल पार्ट्स पे फेंकती हैं, और वो सिर पे रख के और नाच रहे हैं, और बेडौल और बदशक्ल आदमी मंत्री हैं वो। तो ये सत्ता की हनक है, पहली बात तो। दूसरा, स्त्री के अपने चरित्र को खुद हनन करने का एक बहुत ही कुत्सित प्रयास है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम क्यों, किस लगता है कि जो मंत्री जी हैं, नेताजी हैं, वो बचना चाहते हैं? अगर होटल में जाएंगे तो लोग नज़रों में आएंगे, अगर हाईवे पे, कहीं सड़क पे, कहीं किसी कोने में है और अपनी हवस को पूरा कर रहे हैं, क्या वो कारण है? नहीं, ये नहीं मैं मानती। नेताजी जाएंगे तो उनको कौन रोक लेगा? और बड़े होटल्स का बड़ा स्पष्ट है। देखिए, होटल्स तो अब ऐसे हो गए हैं कि आप जाओ, आईडी का तो शोशा है केवल, और कुछ नहीं है, कोई आईडी नहीं मांगता। एक नेताजी का तो दिख रहा है, सफ़ेद कपड़े पहन के चले गए, नेताजी हो गए, पूछते ही नहीं है तुम हो कौन, और साथ में कोई लड़की है तो हो,
क्या फ़र्क पड़ता है? और जब होटल्स खुद प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उनको ऐसा रख रहे हैं कि अभी मेरे सामने किसी ने, ये तो मैं आप सबको थैंक्स करती हूँ, पॉडकास्ट के ज़रिए एक बड़े जागरूकता हुई है कि किसी बच्चे ने मुझे, मतलब मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ, वो 20-25 साल का लड़का है, और उसने मुझे कहा कि मैं अपने शहर का सच आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस होटल में, और मैं कल रेड कराने वाला हूँ। उसने ये भी मुझे कहा कि कल मैं इसमें रेड कराने वाला हूँ, एक ये होटल है और इस होटल में ये सब जो लड़कियां हैं ये वर्दी में हैं, आप देखो होटल की एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस में हैं ये, मगर ये सब एक्चुअल में मतलब प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को। और यही हुआ, जब उसने अगले दिन किया तो 30 लड़कियां निकाली और सब की सब उस ड्रेस में थी। ये कहाँ की बातें कर रहे हो आप? अभी तो नाम मत लिवा, ये हम वीडियो दे देंगे आपको वो, क्योंकि लोगों को बड़े एतराज़ है किसी चीज़ का नाम ले। अरे भैया, मैं तो अपने शहर को खुल के कह रही हूँ, मेरे शहर का धब्बा है वो, तो क्यों नहीं आप लोग अपने शहर की गंदगी को साफ करना चाहते हैं? आप चाहते भी हैं, मगर चाहते हैं भगत सिंह दूसरे के शहर में पैदा हो जाए। मैम, अभी जो एक हाल ही में केस चल रहा है अंकिता भंडारी जी का, जी, उस पर क्या आपकी टिप्पणी है? अभी देखिए, बात बड़ी सीधी सी बात है, वो पहले दिन से सबको पता था कि बड़े लोग, नेता, उनका पुत्र, उनकी सब चीज़ें हुई और लड़की को किस बेरहमी से मारा गया। उसके बाद अगर सबूत ढूंढने की बात आई तो उससे पहले उस रिसोर्ट को जला दिया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ने रंजिशन जला दिया, वो जल गया, यानी सब सबूत जल गए, कोई निशान नहीं है, कोई चादर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अब जाके उसकी माँ ने इतने दिन प्रयास करके सीबीआई जांच की मांग की, तो अब तो मुख्यमंत्री साहब भी बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, नहीं एक माँ ने मुझसे ये अनुरोध किया है तो मैंने सीबीआई को ये जांच दी। अब से पहले 3 साल पहले कहाँ चले गए थे भाई? 3 साल पहले भी तो आप ही मुख्यमंत्री थे, तब कहाँ चले गए? तब नहीं दिखा कि वो कितनी मासूम बच्ची, कितनी गरीब घर की लड़की, और किस नौकरी के लिए वो आई होगी कि ये सोच के कि भाई मेरे घर की मदद हो जाए। 19-20 साल की लड़की, और किस बेरहमी से मारी गई। लोग खड़े हैं, पूरा उत्तराखंड का पूरा पहाड़ की एक एक औरत खड़ी है, मगर क्या आपको अब न्याय का क्या मतलब रह गया? उसके सब सबूत खत्म हैं, सीबीआई के हाथ भी क्या लगने वाला है, क्या होने वाला है? और सबूतों के अभाव में वो छूट भी जाएंगे। चलिए हम कह रहे हैं लोगों के दबाव में उनको गिरफ्तार भी कर लिया, तो सबूत के अभाव में, ये तो एक पैट वर्ड है, सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है, हो जाएंगे नेताजी। समय लोगों का जो आक्रोश है वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा तत्कालीन, बस, है ना। और अभी उससे भी ज़्यादा मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा फैक्ट है कि जिसको सुन के रोंगटे आदमी के खड़े हो जाए। मेरे शहर की एक लड़की 8 तारीख को अपने प्रेमी से तय करती है, हालांकि लोगों को एतराज़ होगा मेरे ये कहने पे कि हम लोग अब भाग जाएंगे, पहले भी भाग चुके वो 2 बार, तब तक नाबालिग थे, और फिर भागते हैं, फिर भागने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि छीन झपट में वो एक हमारा एक, आप लोग जानते हो तो बलकटी होती है एक, जिससे गन्ना काटें या कुछ और चीज़ काटने की, वो काटने के लिए जा रही थी, वो बलकटी छीन झपट में माँ की लग जाती है, माँ की डेथ हो जाती है। तब तक ये कहा जा रहा था, बड़ा बवाल हो रहा है उसमें, कई जिलों की पुलिस वहाँ पड़ी हुई है, सीमाएं सील हैं, ये कहा जा रहा था कि वो गाड़ी में डाल के जबरन लड़की को ले गया। अभी वो गाड़ी भी नहीं है। अब कहते हैं कि वो, मुझे लड़की का बयानी हुआ है कि लड़की कहती है कि मुझे ले गया ये पैदल पैदल, और एक ट्यूबवेल पे रात भर रखा। अरे भाई, वहीं सब कांड हो रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम मर भी जाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जहाँ माँ मर गई तुम्हें बचाने में, अगर तुम्हें बचा ही जा रहा है। अब तुम, कल तक वो गाड़ी कहाँ चली गई? फिर हमने हाईवे से ट्रक से उसने लिफ्ट ली, फिर वो मुझे ट्रेन से दिल्ली ले गया, फिर वहाँ से भी दिल्ली में जिसके पास जाना था उसने रखने से मना कर दिया, तो हम दिल्ली से चले हम हरिद्वार के लिए, और रास्ते में हमको पुलिस ने पकड़ लिया। अजीब स्टोरी है, जिसमें वो लड़का तो जेल चला ही गया, चलिए मान लिया हमने, उसको तो गया, मगर लड़की का भविष्य भी क्या रह गया? उधर तो माँ मर गई, और ऑनर किलिंग तो हमारे यहाँ बहुत आसान सी चीज़ है। कल उस लड़की के साथ क्या होने वाला है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि हमने स्त्री को, इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्त्री विमुक्ति की, हम बहुत बड़े अब आज़ाद हो गए हैं, मगर मुझे तो कहीं नहीं लगता हम उतनी ज़्यादा और ज़्यादा बंधनों में जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपने भी एग्जाम्पल दिया मैम, हाँ। ये वाला, और जो पहले कहा था कि हाँ। जो मंत्री जी के साथ जो हाँ। महिला थी, हाँ, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसे नग्न अवस्था में हाँ, उनके साथ है, हाँ। तो डू यू फील कि कोई मजबूरी होती है किसी की कि पैसा कमा लेंगे इसीलिए करते हैं? देखिए, ये तो प्रेम संबंध की बात थी कि लड़की डर गई, अभी बच्चा है ये भी, लड़की भी, लड़का तो नाबालिग है। अच्छा, लड़का नाबालिग है, अभी उसके बालिग होने में रह रहे हैं 5-6 महीने, और लड़की बालिग है। वो बालिग थी, बालिग भी इतनी बड़ी बालिग नहीं है कि वो मुश्किल से 5-6 महीने की हुई है बालिग, समझ नहीं थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि जो हुआ तो उसकी मर्जी से है। अभी कोई लोग बवाल करते रहो, सब हो रहा है, जातिगत बना दिया गया है उसे, और मतलब इतना ज़्यादा हुआ है कि उसमें पुलिस भी परेशान है और लोग भी परेशान। मगर
यहाँ तो कोई इस तरह का मामला ही नहीं है, मगर वो जो लड़की है जो कर रही, अभी वो सामने आई, आपने शायद दूसरी वीडियो देखी है नहीं, वो सामने आई और उसने कहा कि हम और नेताजी तो शादी करने वाले हैं और वो अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं। भाई तो तलाक से पहले ये सब क्या कर रही हो? अगर तलाक देने वाले तो खुल के कहे ना कि मैं इसको अलग घर दे रहा हूँ, इसमें रहेगी, तुम उसके साथ सेक्स छोड़, उसको सारा दिन ऐसे ही घुमाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मगर तुम उसे सड़क पे ला रहे हो और तुम्हें उस वक्त में तुम इतने पागल हो चुके हो कि तुमको ये भी नहीं दिख रहा कि यहाँ CCTV कैमरा है। दूसरा, उस लड़की को नहीं दिख रहा, उससे कहती ना कि तुम भी ऐसे ही उतरो जैसे मुझे तुम आदमजात उतार रहे हो, ऐसे ही तुम भी उतरो, और यहाँ ठीक नहीं है तो चलो वहाँ चलें जरा। ये क्या था? मैम हाईवे पे जो बहुत सारे होटल्स हैं वो खुल चुके हैं, हाँ, तो क्या वो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी नीड है या कोई और नीड चल रही है? नहीं, और कोई नीड नहीं है, उनकी नीड है ये, बिल्कुल बिल्कुल उनकी नीड है। मुझे तो समझ नहीं आता, ठीक है मेरा शहर व्यापार का केंद्र है, कपड़ा व्यवसाय भी आते हैं, वो भी ज्वेलरी का भी मेरे यहाँ बड़ा है और स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा है। मैं समझ सकती हूँ कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमारे यहाँ खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी भी आते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं, मगर उसके लिए एक होटल हो जाए, 2 होटल हो जाए 5 स्टार, लेकिन पूरी की पूरी लाइन दिल्ली से लेके और देहरादून तक 5 स्टार होटल्स की खुली पड़ी है, तो ऐसे कौन सी चीज़ है? और मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक कॉलेज की लड़की, कॉलेज से एक दिन मुझे फ़ोन आया, मैं कुछ कॉलेजेस में आंतरिक समिति के सदस्य भी हूँ, तो मुझे फ़ोन आया कि पता नहीं हमारे यहाँ की एक लड़की निकल कर थाने में जाके बैठ गई है, क्या है आप देखो ज़रा उसे। मैंने ऐसे को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भैया आपके यहाँ आई है लड़की? कि हाँ जी आई है और बड़ा भारी इल्ज़ाम लगा रही है और इसमें सब फंसेंगे और ये कॉलेज बदनाम होगा। मैंने कहा तुम लेके आ जाओ, एक बार देख तो लूँ मैं क्या है। इल्ज़ाम किस पे है? मतलब इल्ज़ाम कॉलेज पे लग रहा है, लगेगा भाई नेचुरली। अभी नहीं बता रही थी कुछ भी। अच्छा। ना मुझे उसने SHO ने बताया कि मैं वहीं लेके आ रहा हूँ, लड़की को लेके आ गया। लड़की ने बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और जब मैंने उससे अलग में बात थोड़ी देर हिम्मत सी दे के की, तो उसने कहा कि मैं आज फंसते फंसते बची हूँ। मेरी 8-10 सहेलियों ने, मतलब जो हम साथ ही पढ़ते हैं, और हमें कहा कि चलो यहाँ एक होटल में आज खाना खाएंगे, कुछ एंजॉय करेंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है और मैं जाऊँगी भी नहीं, मैं गांव देहात की लड़की हूँ, मेरे घर वालों को पता लगे। बोले ना 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 चलो तुम। लेकिन उससे पहले ही मैं वापस लौट आई, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ हो रहा था रिसेप्शन पे। अच्छा। और ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ लोग आए और हमें जैसे दिखाया जा रहा हो। मेरी पत्नी ऐसे हुई, मुझे 6th इंद्रिय मुझे जागृत हुई कि जैसे हमको दिखाया जा रहा है किसी को, और अजीब से लोग थे, गाड़ियाँ थीं और मतलब हाई फाई और बहुत अंगूठियाँ और पहने हुए सब चीज़ें। तो मैं वहाँ से भाग के आई हूँ और मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा कि मैं सीधे थाने पहुँची हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेरी सुनेगा नहीं, अपनी उसके लिए इज्जत के लिए चुप कर देगा। आप देखिए वो 8 लड़कियाँ निकली, वो किसी को नहीं जानती थी वो कौन है, वो केवल पैसे के लिए। होटल में उनके बाकायदा एड्रेसेस थे, और एक महिला थी जो किसी रिटायर्ड फौजी की बीवी थी, वो उसके ज़रिए, वो भी उसी कॉलेज में कुछ कर रही थी काम, मतलब कुछ 4th क्लास कर्मचारी का है क्या, वो प्रोवाइड कराती थी। और वो कॉलेज की लड़कियां केवल पैसा करने के लिए और जा रही थी, और जो दिल्ली देहरादून हाईवे पे चूँकि होटल्स हैं, तो आसानी से वो उन्हें पता है जाने वालों को कि किस होटल में हमको लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो जो ये बड़ी साइलेंट मोड पे कॉलेज निकाले की लड़कियां हैं, प्लस जो हाई क्लास फैमिलीज की जो एक लड़कियां हैं, हाँ, क्या उनको सिर्फ पैसे की भूख है या कोई और कारण है कि ये लोग इस तरफ न रुख नहीं मोड़ रहे हैं? पैसे की तो है या नहीं है, लेकिन लग्जरी की जरूर है। दूसरे के कपड़े देख के कि ब्रांडेड पहन के, मुझे तो ब्रांडेड में और साधारण में नजर ही नहीं आता कुछ। मैं तो पूछती हूँ भाई मेरे बच्चे भी अगर लाते हैं, भाई ब्रांडेड में क्या खास बात है, मैं इसी कोई चल 500 रुपये का ला के दूँ तुझे। तो ये मुझे उन लड़कियों को यही लगता है, शूज़ कि ये तो ब्रांडेड है, ये गुच्ची के हैं, ये फलाने के हैं, ये पता नहीं भैया किसका कपड़ा और किसका जूता, मुझे समझ नहीं आता। ये है, पैसा नहीं है। पैसा तो दिख जाएगा माँ बाप को कि जेब में इतना पैसा कहाँ से आया, हमने तो नहीं दिया। लेकिन जो मैम वाली चीज़ें हैं, जो माँ बाप हैं वो भेजते हैं बच्चों को लिए पढ़ाई करने के लिए, उनको दिखता नहीं है कि उनकी जो बेटी है, जो बेटा है, वो कितने ऐशों के साथ जी रहा है, क्या क्या उनके पास आयाम हैं। देखो माफ़ करना, या मैं एक बात कहूँगी, बताइए। और सभी कॉलेज के जो मालिकान है उनसे सॉरी कहते हुए कह रही हूँ ये बात कि इन दुकानों को बंद कर दो। पहले सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते थे क्या? आज भी मैं अगर कहूँ, मतलब IAS PCS अगर बिहार उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं तो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं वो, क्योंकि उनको लग्जरी का पता नहीं, उन्हें तो लग्जरी मिली ही नहीं। मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे शहर की लड़कियाँ स्पोर्ट्स में नाम कर रही हैं। गांव देहात की गन्ने से प्रैक्टिस करती है प्रियंका गोस्वामी, और आपके लिए गोल्ड और ब्रॉन्ज लाती है।
तो मुझे तो उन पे उनके हुनर पे और उनके हौसले पे मुझे गर्व है। तो ये मैं ऐसी लड़कियों पर गर्व नहीं करती। माँ बाप क्या करते हैं, हम लोग नव धन कुबेर पैदा हो गए हमारे यहाँ, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, पैसा आता है, अरे हम तो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में कराएंगे, लड़की हो या लड़का हो। बढ़िया कॉलेज में जाके तो पूछ लो कि शायद कहीं हो भी रही है पढ़ाई, वो बीटेक करके निकलते 5-5 हज़ार की रुपए की नौकरी करते मैं दिखा दूं, जिनको नहीं मिल रही है नौकरी। आप कहो ना कि सरकारी सीट पे जाओ, मेहनत करो, गेट क्वालिफाई करो, कुछ और करो, नीट में जाओ, कुछ तो करो, लेकिन नहीं, माँ बाप को तो खुद ही नहीं पता। पहले भेजने, उन्हें केवल ये बताया 12th किया बच्चे ने, मुझे वहाँ जाना, उस कॉलेज में जाना। BCA किए हुए मैं इतने बच्चे दिखा दूं कि जो अक्सर कहते हैं कि जी कहीं जॉब मिल जाएगी, फिर क्यों करा रहे हो BCA MCA? और सच्चाई तो यह है बहुत बड़ी कड़वी कि मैं अभी किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कोई बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता बताना, तो मैंने उनको बता दिया कि MCA कर रखा है, एक किसी में काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा ना MCA कोई पढ़ाई है क्या? अब बताइए, एक तरफ ये है और दूसरा तो आप समझ लीजिए कि अगर MCA BCA आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप में कुछ है ही नहीं, ये मान के आप चल रहे हैं। बीटेक को, अब बीटेक को भी कहने लगे, बीटेक करके क्या कर रहा है आदमी? तो इन प्राइवेट जो ये दुकानें खुल गई हैं, मैं तो इनके मालिकान से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने पैसे के लिए दूसरे के बच्चों का भविष्य न खराब करें। मैम, तो एक तरफ है कि जो कॉलेजेस हैं आजकल के, हाँ, वो बॉलीवुड की थीम पे आपकी सारी हाँ, रैंप वॉक, सारी फेयरवेल, हाँ, सारी पार्टीज होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कहें कि बच्चों की डिमांड है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चे हैं वो करते हैं ऑर्गेनाइज, वो होते हैं इन्फ्लुएंस मीडिया से, और चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में भी कुछ ऐसा हो, ऐसा कोई स्टार है, कोई सेलिब्रिटी आए, ऐसी कोई फेस्ट हो जाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें स्कूल प्रशासन का क्यों, कॉलेज प्रशासन का क्यों दखल नहीं होता? होना चाहिए। होना चाहिए। वो कहें कि ठीक है हम नहीं रखते, तो नहीं, हम ये अपने यहाँ अलाउ करेंगे, आपको नहीं रहना है तो जाओ, छोड़ दो हमारा कॉलेज। तो कुछ कॉलेज ये कोशिश करते हैं कि वो ट्रेंडिंग रहें, उनके पास बच्चे आते रहें कि हाँ ये अच्छा कॉलेज है जहाँ पे ऐश होती है। और देखिए मुझे अभी लगता है, अभी मैं एक दिन देख रही थी, कोई कह रहा था कि उस पर भी आई थी कोई रील भी, कि आपको आपका मोबाइल हर वक्त सुनता है। जी बिल्कुल। और मुझे अभी अचानक लगा कि हाँ वाकई सुन रहा है, क्योंकि जो बच्चे, जिनके बच्चे 12th कर रहे हैं, जिनका कहीं कोई लेना देना नहीं, उनके पास कॉल आने लगती हैं, आप ये कॉलेज ले लीजिए, ये ले लीजिए, यहाँ कराएंगे। कैसे पता आपको? वो सर्च करते हैं, है ना, के थ्रू भी सर्च करते हैं। तो भैया इस मकड़ जाल से फंसने से अगर माँ बाप नहीं बचेंगे और स्कूल प्रबंधन, अब पैसे को थोड़ा सा कम खा लो, सख्ती करो। हम ये नहीं कह रहे आप कॉलेज बंद करो, हम कह रहे हैं बच्चों पे सख्ती करो, सरकारी स्कूल की तरह करो कि वहाँ आप कैसे जाएंगे, कितनी ड्रेस कोड क्या है, ये क्या है, ये सब करो। मैम, जो एक माँ बाप है वो क्या करे? वो सोचता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे, अपने शहर में देखता है, अपने कॉलेज में देखता है कि आसपास है, तो लगता है कि नहीं जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ जाएगा बच्चा तो एक्सपोजर मिलेगा, और मिलता भी एक्सपोजर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन को? सवाल ये भी है। हम सपोज मैं देहरादून से आता हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी अब अच्छे कॉलेजेस आ गए हैं, बट एक टाइम वहाँ पे था कि कॉलेजेस नहीं थे। तो दिल्ली लोग आते थे पढ़ने के लिए। बिल्कुल। अब 5-6 घंटे का रास्ता था उस समय पे, अब तो रास्ता कम हो गया। तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन था कि चलो वहाँ जाएगा बच्चा, कुछ अच्छा सीखेगा, बड़ा शहर है, बहुत कुछ सिखाएगा। अब अगर वहाँ बच्चा भटक जाता है तो उसमें बच्चा और मतलब जो माँ बाप है वो कितना ही कुछ करे कंट्रोल। अगर बाहर ना भेजे तो जो उसकी एजुकेशन है अच्छी वो नहीं हो पाएगी, और अगर बाहर भेजता है तो हाथ से निकल जाता है बच्चा। तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू सिस्टम मैटर करता है ना, बच्चे वैल्यू सिस्टम क्या है। नहीं, मुझे ये अच्छी एजुकेशन का कभी परिभाषा समझ नहीं आई। अच्छी एजुकेशन वो है जो आपके मन से जुड़ी हुई है। मान लो मुझे साइंस पढ़ना है, ये मेरे लिए अच्छी एजुकेशन है। अब उसके लिए 2 और 2 4 ही होंगे, कभी बड़े स्कूल में जाके 2 और 2 6 तो नहीं हो जाएंगे अगर जोड़ घटा कर रहे हैं आप। मेरा ही मानना है कि जो बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, टीचर्स हैं, वो सब मिलता है। वो बच्चे के ऊपर है कि कौन भटकता है कौन नहीं भटकता है। मैं बात करता हूँ, अपने कॉलेज की बात करता हूँ मैं पहले 6 महीने में ले रहा हॉस्टल। मेरे हॉस्टल के जो कमरा के सामने वाला था वो अड्डा था उन सभी स्मोकर्स का, धुआं 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 धुआं। मैं उस प्लेस पे होने के बावजूद भी उसमें नहीं मैं गया, क्योंकि मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा अपनी सोच अच्छी से रहना, ठीक है, ऐसे काम मत पढ़ना। बिल्कुल। तो माहौल होते हुए भी आप भटके नहीं, क्योंकि आपकी रूट्स बहुत स्ट्रांग थी। हाँ। तो अगर बच्चा भटक रहा है, क्योंकि आसपास डिस्ट्रैक्शन तो है ही। आज मैम एक ज़माना था जहाँ पे हमारे टाइम पे 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं,
अगर किसी के पास से सीडी बरामद हो गई तो हौ होती थी। हाँ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक छोटे से बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, उसे सब पता है, सब जो पता शायद किसी और को ना पता हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक्सेस उसके पास है ही, उसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। पेरेंट्स कहीं ना कहीं एजुकेट कर सकते हैं, वैल्यू सिस्टम में बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बोलें कि प्रशासन करे, सरकार करे, फिर कोई सोल्यूशन रहा नहीं ना मैम। नहीं देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती आपकी बात से। मैं क्यों इसलिए नहीं रखती हूँ कि अगर मैं चलिए थोड़ा पीछे चली जाती हूँ, जी मैं अपने टाइम में चली जाती हूँ। जी, एजुकेशन तो तब भी रही होगी। हाँ जी, अगर मैं उस ज़माने में लॉ करके बैठी हूँ और आज के लॉ किए हुए से कहीं ज़्यादा, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी मैं वकील नहीं बन गई, मेरा तो कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। और मैं अगर कहूँ तो मुझे टिप्स पे जो मुख्य धारा है, मुझे टिप्स पे याद है जी, है ना। क्योंकि वो जो टाइम था, जो टीचर्स का डर, उनकी इज्जत, और बहुत छोटे से उदाहरण से बताऊंगी कि जैसे मैं अचानक मेरे यहाँ एक दिन एक किसी ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ आ जाना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा देखना चाहते हैं सब लोगों के साथ। मैंने कहा आ जाओ। तो कुछ महिलाएं आई, वो एक क्लब से थी, और मैंने देखा कि उसमें मेरी एक टीचर भी थी जब मैं 12th में पढ़ रही थी। मेरी इंग्लिश की टीचर थी। पता नहीं मैं अंदर से जैसे पसीने पसीने में हो गई। फिर मैं गई, मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते, बहुत हिम्मत बांधी, और वो मुझे कुछ देर देखती रही। मैं बहुत औसत विद्यार्थी रही हूँ। और फिर उन्होंने कहा न जाने क्यों तुम मुझे देखी देखी लगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत है। तो मैंने कहा दीदी, हमारे यहाँ दीदी कहने का रिवाज था उसमें, मैं कहा दीदी मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, और मैं थोड़ा सा घबराहट सी में, सोचिए मैं इस उम्र में, वो बड़ा हंसी, बोले तेरे बच्चे कितने बड़े हो गए। मैंने कहा बच्चे तो सेटल हो गए, और क्यों घबरा रही है, फेल कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों, सोच के देखिए आप, ये कैसी बात है। आज बच्चे, आज तो टीचर ऐसे नहीं पूछ सकता भाई क्लास से उठ के क्यों जा रहे हो। तो ये कौन सा बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल हो गया, मुझे नहीं समझ में आता। स्कूल कॉलेज से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं सीधे कहती हूँ ये स्कूल है। स्कूल का एक अर्थ होता है, हर घर भी स्कूल है, आपका स्कूल स्कूल है, आपका कॉलेज स्कूल है, जहाँ आप स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं अपनी। मगर कौन, अगर मान लो एक बच्चा बिल्कुल पढ़ने में, वो 12th सरकारी स्कूल से उसने किया मान लीजिए, या मैं अपने बच्चों पे जाती हूँ, मतलब अपने जो मेरे सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं, मैं 9th क्लास तक उन बच्चों को दी बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा रही, है ना, नाम नहीं लूँगी। When you say कि like the best schools, तो क्या वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है? नहीं है, वो प्राइवेट, इसलिए कि वो मुख्य, वो ये ना सोचें या लोग ना सोचें कि क्या है सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ा देगा, कौन सी बड़ी बात है। केवल 9th तक मैं उनका साथ देती हूँ। जैसे ही वो 9th क्लास में आए, मैं उनका साथ छोड़ देती हूँ। ये अलग बात है, ऐसे छोड़ती हूँ कि मैं पहले से रिक्वेस्ट करती हूँ स्कूल प्रशासन से कि आप अपने बच्चों को तो ट्यूशन तब भी प्रेफर करते हैं, मेरा जो बच्चा टैलेंटेड हो। एक तो 8वीं के बाद अगर ये बिल्कुल किसी तरह खिसट के चल रहा है, निकाल दो, मैं इसको ITI में कराऊंगी, ठीक है, स्किल में जाएगा। ठीक चल रहा है तो उसको ट्यूशन दे दो, आप कुछ बच्चों की ट्यूशन दो, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ ये कह सके कि मैं खुद की पढ़ाई, वो ये ना कहे कि मेरी पढ़ाई तो आपने हमेशा मेरे सामने दब्बू रहे, नहीं मुझे चाहिए। और ये इतनी बड़ी सच्चाई, या वो बच्चे जो वहाँ से निकल के चले गए, वो उनको स्पॉन्सर करें। तो ये ऐसी कंटिन्यूटी बनी हुई है कि वो बच्चे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और जो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी नहीं है बिल्कुल भी, वो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी सिंडिकेट बैंक कराता है, ITI करा रही है, डूडा सूडा करा, सब में ट्रेनिंग सब उनको दे रहे हैं। बात है सर्वाइवल की, क्या करते हैं हम, बहुत आगे जाके भी रोटी खाते हैं ना। अल्टीमेटली हमको यही ना कि हमको एक घर चाहिए, एक नौकरी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा सा सब एटमॉस्फेयर चाहिए। क्या उसके लिए इतना ज़रूरी है कि हम शुरू से ही एक बड़े स्कूल में हम, और फिर पता क्या, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो बच्चे जब मन माफिक नहीं पाते हैं, जब आपने बड़े सपने दिखा दिए, इस कॉलेज में जाओगे आपको ये मिलेगा, ये हो जाएगा, कल आपको तुरंत वहाँ ही कंपनी आएंगी, और आप एक कंपनी भी अगर आपको छोड़ गई जब आप कैंपस प्लेसमेंट होता है, वो बच्चा कैसे फ्रस्ट्रेट होता है, ये मैं आपको दिखा दूंगी। हम दो चीज़ें हैं, एक है सर्वाइवल, एक है शौक। हाँ, जो सर्वाइवल के लिए जो बंदा जा रहा है, हाँ, उसको मौका मिलता है कि मैं ड्रग्स को यहाँ से वहाँ कर दूँ, पैसा मिल जाएगा, मैं कुछ उल्टे काम कर लूँ, मुझे पैसा मिल जाएगा। एक कैटेगरी है लाइक शौक वाली। हाँ, तो अल्टीमेटली सबको पैसा चाहिए, वो लाइफस्टाइल चाहिए जिसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। अब मैम इसमें मेरा पॉइंट यही है कि ठीक है, कॉलेज का एक जो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बट उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने किया स्ट्रिक्टनेस तो बच्चे कहीं और चले जाएंगे, इसलिए चाहते हैं कि चलो भाई काम चलता रहे अपना, बच्चे आते रहे। नहीं, मैं समझ सकती। इसका मैम सोल्यूशन क्या है, मतलब दैट इज माई पॉइंट। माँ बाप हैं इसके सोल्यूशन केवल। हाँ, कि उनको रोकना होगा अपने बच्चे को। बट कैसे रोके मैम? देखिए अगेन, जो वैल्यू सिस्टम है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
मैं अगर कहूँ हमारी यूनिवर्सिटी को, पता ना मैम, क्यों एडमिशन आसान नहीं होता है, कंपटीशन के जरिए होता तो है। बस ये पता होना चाहिए ना बच्चों को कि इसका मतलब सरकारी में आज भी यूपी बोर्ड में आप मुश्किल से फर्स्ट क्लास लाएंगे, है ना। इनमें आपको सबकी फर्स्ट क्लास है, कोई 99% से कम है ही नहीं। कहाँ से आ रहे हैं ये नंबर? उन्हीं बच्चों को आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दिलवा दो, अगर वो 50% भी लाएं तो मुझे बता देना। तो ये बात माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे कि अच्छी एजुकेशन वहाँ मिल रही है कि वहाँ मिल रही है। आपकी अटेंडेंस कम हो जाए, आपको एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, आप कुछ कर लो कितना भी, वो वहीं उसके विपरीत पूरे साल बच्चे नहीं जाते हैं कॉलेज, और जाएंगे उसके बाद एक रैंडम फीस भरी गई, भी ये है, ये इतने दिन नहीं आया, हो गई उनकी एग्जाम पूरी, उनको प्रवेश पत्र भी मिल गया, जाओ दे दो एग्जाम। ये क्या है? को एजुकेशन में हम भी पढ़े हैं, को एजुकेशन का इतना बुरा हाल है। अब ये को एजुकेशन ही तो है ये सब कॉलेज, कि हमको पता था कि हमको कितनी हमारी सीमाएं हैं, हमको कहाँ क्या कब करना है, लेकिन आज बच्चों को सीमाएं नहीं पता। मैम मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि एक बच्चे की आपसी नहीं अपनी एक समझ है, और उस पेरेंट्स का जो वैल्यू सिस्टम है वो मैटर करेगा। वरना अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो बहुत रास्ते मिलते हैं आपको, वो आपके ऊपर है कि आपकी नींव कितनी मजबूत है कि आप भटकते हो या नहीं भटकते हो। आप अगर ऑफिस में जाते हो, मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि ये आपका स्मोकिंग जोन है, ले बनाए गए हैं स्मोकिंग जोन, बनाए गए है ना, कि भाई किसी की आदत है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो होना ही होना है। तो वो होने के बावजूद भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम ऐसी चीज़ें नहीं करते। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंसान का एक अपना डिसीजन है, बिल्कुल वही उसको उस पाथ पर रखेगा, एल्स वो भटक ही जाएगा। नहीं, अपना डिसीजन तो है ही, साथ में उसको माँ बाप के वैल्यूज़ की भी परवाह है। बिल्कुल मैम, जो बचपन से उसको बताई जाए कि भाई ये हमारे वैल्यूज़ है। मतलब मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ कि मैं देहात से हूँ, कतई ठेठ गाँव से हूँ जी। मेरा बच्चा आज भी आता है, IITian है, 2 कंपनियाँ हैं खुद की जी, मगर उसके बाद भी वो ऐसे रहता है कि जैसे अभी तो कल परसों गलियों से निकला है, पता ही नहीं लगता सुबह शाम तक कहाँ है भाई, वहाँ चाची के पास गया, वहाँ ताई जी के पास गया, वहाँ अम्मा के पास गया, पूरा दिन गांव में वो घूमेगा। तो ये और ऐसे घूमेगा कि जैसे वो लगे ना कि कहीं भी हो। क्यों नहीं हम ये वैल्यूज़ उनको देते? जब मैं उनके सामने मेरे घर में अगर कोई काम करने वाला भी है उसको भी कहूँगी मैंने कहा चाचा जी को ये चीज़ दे के आओ, तो क्यों अपनी वैल्यू से हट जाएगा वो? आप नहीं कर रहे, आप कहेंगे वो नौकर है घर का, जरा उसको ऐसे बुलाओ, नाम से बुलाओ, वो चाहे 40 साल का 50 साल का, बिल्कुल तो गलत है ना। ये वैल्यूज हमें घर से देनी होंगी। ये कॉलेज जो कुकुरमुत्ते की तरह उगे कैसे? ये माँ बाप की वजह से उगे, पेरेंट्स की वजह से। मैम मैंने पिछली बार बात करी थी, आपने जो सेक्स इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करी थी, इसमें लड़के भी शामिल हैं जो आपके कभी जिम है, मसाज पार्लर्स है, बिल्कुल यहाँ पे सब मिलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि शुगर मॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये आता है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? इनकी वही नीड है कि पैसा मिल जाएगा, लाइफस्टाइल मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, तो नया है ना कि माई बॉडी माई चॉइस। हाँ जी, एक तो ये टैगलाइन दे दी है, दूसरा इससे ज़्यादा घटिया नहीं हो सकता। पता नहीं पहले मैंने आपको बताया नहीं कि एक बच्ची है कि जो अभी बहुत उम्र नहीं है उसकी, कहती है आई एम प्राउड, और बच्चियां उसको फॉलो कर रही हैं इंस्टाग्राम पे। शर्म आती है मुझे, कैसे आप ऐसी टैगलाइन दे सकती हैं, कैसे आप ऐसा ये हैशटैग चला सकती हैं? नहीं जानती होना क्या होता है। आके देखें तो एक बार मैं दिखाती हूँ, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि आओ बच्चे तुम जो भी हो, एक बार मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है। कि लिखना आसान है इंस्टाग्राम पे, कभी जीवन जी के देखो, जीवन जी के देखो कि हर पल मरती हैं। जब 15 से 20 आदमी जिनकी वो सूरत भी ना देखना चाहें कि आम जिंदगी में, और वो उनके पास होते हैं, और जब हर पल अपनी इज्जत को उन्हें तार तार करना पड़ता हो, बिना ये सोचे कि दिल दिमाग सब शून्य करके जब सोचना पड़ता हो, आके देखो बन के कैसे होता है। जब ना माने कोई लड़की तो उसके इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाल दी जाए, चूना डाल दिया जाए, ये आप करेंगे? ये हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और क्यों लोग, अभी किसी ने मुझे कहा, मैं कहीं गई थी तो उन्होंने कहा अच्छा उनका एक पॉडकास्ट हमारे यहाँ भी हुआ है। मैंने कहा आप कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा आप कभी सेकंड इनिंग करेंगे तो मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। अगर इतने मैं ये नहीं कह रही किसी के चरित्र का निर्धारण नहीं करती, लेकिन जो आप अपना चरित्र का निर्धारण खुद कर रही हैं उससे ऐतराज़ करती हूँ मैं। ऐसा है तो सबके लिए जगह बनी हुई है। आप किसी रेड लाइट एरिया में जाइए, अगर आपको प्राउड करना है तो वहाँ जाइए, वहाँ प्राउड करिए खूब, जितना करना हो आपको। बच्चों को क्यों ख़राब करती हैं? जो मेल्स हैं मैम, जो लड़के हैं, उनको एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है? देखिए,
अभी मैं एक उदाहरण के साथ बताऊंगी। अभी परसों मेरे यहाँ 4 स्पा पे छापा लगा। क्या हुआ? स्पा सेंटर्स पे हाँ जी। रेड हुई है। अच्छा। 20-25 लड़कियां और लड़के मिले हैं। सोच के देखिए, एक बड़ी रेकी करनी पड़ी, बड़ी सब चीज़ हुई, और बड़े घरों की लड़कियां हैं, अच्छे घर, क्योंकि स्पा में जाना हर किसी के लिए थोड़ी है, मेरे लिए तो बस की नहीं, मैं नहीं खर्च कर सकती हूँ इतने पैसे, करना भी नहीं चाहूँगी। और जिनके पास पैसा है, सोच के देखिए, वो तो अपने घर में जकोजी का सिस्टम लगाएंगे, उनको स्पा सेंटर जाने की क्या ज़रूरत है। और स्पा सेंटर अगर है तो एक हॉल होगा, महिलाओं का अलग रखिए, पुरुषों का अलग रखिए, ये छोटे छोटे रूम्स या केबिन्स बनाने का क्या मतलब है। तो अब सोचिए कि जब 4 स्पा में, यानी औसतन आप 5-5 भी मान लीजिए कस्टमर्स लड़कियों के साथ थे, तो 5 जगह तो होंगी उनके रहने की। और सब लड़कियां वो पढ़ने वाली थी, घरेलू औरतें थी। मैं क्या बताऊं कि पैसे की भूख वहां तक तो मुझे समझ में आती है कि आदमी के घर में शाम को आज रोटी की चिंता है, और वो औरत इस काम पे निकल गई, नहीं कुछ और काम आया, तो मैं एक बार को उसे जस्टिफाई कर सकती हूँ कि हाँ तुम ठीक है, तुम्हारे सामने मजबूरी थी, लेकिन कुछ और भी देखो, फिर भी ऑप्शन देने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये क्या है, सब अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थी, सब बढ़िया, बिल्कुल एकदम टिप टॉप थी सारी लड़कियाँ जितनी वहाँ से निकाली गई। हम तो उनकी जो एक सेक्सुअल डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही घर पे, तभी वो इन स्पा में आती हैं मर्द ढूंढने। नहीं? तो क्या कारण होगा मैम? पैसे चाहिए बस, बड़ा लग्जरी लाइफ जीनी है, बात पैसे की है ही नहीं, लग्जरी लाइफ जीनी। कर रहा हूँ बात उन महिलाओं की जो कि मेल सेक्स वर्कर्स तक पहुंच रही हैं। हाँ, मेल जो वो तो देखिए उनकी तो सेक्सुअल डिजायर है, जो जिगोलो तक पहुंच रही हैं, वो घर से बाहर नहीं जाती, वो उनके पास जाते हैं, जो घर पे आते हैं, वो घर पे आते हैं। और ये सब इन्हीं सेंटर्स के जरिए, मसाज पार्लर, जिम, स्पा सेंटर्स, इनके जरिए इनको बताया जाता है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली, अथाह पैसे वाली औरतें हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और 50+, तो उनको 50+, बिल्कुल, मैं एज वाइज, बिल्कुल एज वाइज। आप ऐसे क्यों चंबा कर रहे हैं इसमें? अभी तो आपकी एक पॉडकास्ट दिन रात रिलीज हो रहा है, देख भी रहे होंगे। और किस कदर वो 64 साल की महिला, ठीक है वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपने जिस्म को जिस तरह से दिखा रही हैं, जिस तरह से बातें कर रही हैं, अच्छी बात है, हो सकता है उनके हिसाब से अच्छी हो, पर मैं तो शायद उम्र को लेकर शर्मिंदा होती हूँ कि अब कोई शब्द ऐसा ना हो हमारे मुंह से कि जो अगली पीढ़ी को ये लगे कि ये महिला, वो मेरे, आप 50+ पे आप कर रहे हैं, वो बच्चे जाते हैं वहाँ, और उनका इतना एक रात का वो बहुत पैसा देते हैं, क्योंकि महीनों सालों तक उनके पति विदेशों में इधर उधर पैसा कमाने के लिए व्यापार में हैं, या इतना पैसा है कि एक दूसरे से बात ही नहीं होती कभी, एक दूसरे को मिलते ही नहीं है, कौन किस कमरे में है, कहाँ बंद है, पता ही नहीं, बच्चे कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं, कौन कहाँ है, तो ऐसे में वो उनको बुलाती हैं। लेकिन उससे ख़राब बात ये थी कि जो मेरे सामने एक, मुझे उससे पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मेरे पास एक बच्चा आया और उसने मुझे कहा कि मेरी शादी है, हम कहा बधाई हो, बोले नहीं, मैं तो, मुझे होने नहीं देगी कोई मेरी शादी। बड़ा धीरे धीरे खोला उसको, धीरे धीरे बहुत काउंसलिंग करके, तो उसने बताया कि कैसे मुझे वहाँ पे मैं गया पैसे के लालच में, और एक रात के मुझे 50,000 रुपये मिले, वो मेरी फिर बढ़ती चली गई, मुझे तो अच्छा खासा पैसा, घर वालों से मैंने बताया कि मेरी नाइट शिफ्ट है, उनको भी इतना पैसा आते हुए अच्छा लग रहा था कि बढ़िया पैसा कमा रहा है, बढ़िया घर बनाएगा। फिर अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत ये है कि वो मुझे और औरतों के पास भी भेजने लगी, मेरी फ्रेंड है वहाँ भी जाना, मैं पैसे के लालच में चला गया वहाँ भी, और अब मैं खोखला हो गया हूँ, अब मुझे गोलियाँ खानी पड़ती हैं, वो मुझे ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी वीडियोज़ वायरल कर देंगे, हमारे पास तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, हमारे CCTV कैमराज में तुम हो, कि तुमने ज़बरदस्ती की हमारे साथ। तो मैंने उसे बहुत रिलैक्स करके कहा कि बेटा तुम बेवकूफ़ हो। अरे डर तो उन्हें है, उनकी जो इमेज है वो खराब, उनकी इमेज खराब हो जाएगी, उनके पतियों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, वो कभी नहीं करेंगी कुछ भी। तो निश्चिंत होकर शादी करो, अपना इलाज कराओ। और वो कह रहा था कि मुझे अभी ये लगता है कि मैं शायद शादी के लायक भी नहीं रहा हूँ, बिना गोली में कुछ भी नहीं हूँ। सोचिए उस तरह से जा रहे, पैसे की डिमांड है, ये नीड है, नीड तक तो समझ में आता है, लेकिन भूख समझ नहीं आती मुझे पैसे की। कभी भी प्रभु किसी को भूखा नहीं सुलाते। तो एक रोटी के लिए इतनी जद्दोजहद कि अपने शरीर को आप क्या बना रहे हैं, नहीं मुझे आ रहा समझ में।
मैं बात की थी मैम होटल्स की। हाँ। होटल्स में एक केस आया जहाँ पे एक कपल गया और हिडन कैमरा था लगा हुआ और बहुत वो वायरल है, वो वीडियो बाहर वायरल है। दिख रहा था वो। हाँ जी। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी तो। तो ये होटल्स क्यों करते हैं? क्या कोई रैकेट इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, मैं रैकेट की बात आपको बताऊंगी। मेरे पास एक, और देखिए मैं थोड़ी पुरानी बात कर रही हूँ, 8 से 10 साल पुरानी। सोचिए जब ये सारी चीज़ें इतनी वायरल भी नहीं थी। एक बच्ची मेरे पास आई और वो पीएचडी कर रही थी। तो उसने जो नाम बताया उससे मैं उसकी कास्ट को डिफाइन नहीं कर पाई, मतलब रिलीजन को। तो मैंने कहा बात क्या है बेटा? तो उसने बताया कि मैं बहुत परेशानी में हूँ पर अकेले में बात करूँगी। चलो कर लो। उसने कहा मेरा एक लड़के के साथ अफेयर हुआ और हमारा निकाह भी तय हो गया। मतलब फिर मुझे समझ आ गया कि ये है। तो मैंने कहा फिर वो क्या करता है कि वो जिम चलाता है, कोई दिक्कत है? तब तक मुझे भी कोई इनके प्रति पूर्वाग्रह नहीं था किसी तरह का। बोली नहीं, मेरे तो घर वालों से मिलके उसने शादी वादी सब तय कर ली और होने वाली थी। तो हम कभी कभी कॉफ़ी वॉफ़ी पीने भी चले जाते थे घर वालों की मर्जी से। और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ भाई, मुस्लिम्स में इतना पढ़ा लिखा होना भी अपने आप में बड़ा था। तो बड़ी प्यारी सी बच्ची थी। तो उसने कहा वो एक दिन मुझे ले गया, बोले आओ तुम्हें मैंने अभी तक बताया नहीं, मेरा एक होटल भी है। तो मुझे ले गया और वहाँ पे ना तो उसने आईडी दिखाई ना कुछ दिखाया, सीधा उसने चाबी उठाई और चला गया। तो मुझे लग गया कि ये इसका ही होटल होगा, इससे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो कमरे में हम चले गए। उसने मुझसे कुछ डिमांड रखी, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो उसने कोई जिद भी नहीं की। फिर हम वापस आ गए। फिर एक दो बार बोले बाहर तुम्हारे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी, चलो वहीं बैठ के बात किया करेंगे। उसको मुझे भरोसा हो गया कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उस दिन उसने इतना मुझे मजबूर कर दिया कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और फिर ये दूसरे तीसरे दिन का बन गया। फिर मैंने एक दिन सख्ती से कहा कि देखो अब जल्दी से जल्दी शादी करो, अब ये डेट जो हमारी बात की हुई है ये नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ठीक नहीं है। तो उसने कहा शादी तो नहीं करूँगा मैं। मतलब नहीं, शादी के लिए थोड़ी करा मैंने। फिर कि देखो ये सब दिखाया उसने कि ये वीडियोज़ हैं तुम्हारी, ये फ़ोटोज़ हैं। मैंने कहा फिर कहाँ से ली गई? क्या? बोली नहीं वो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन अब वो मुझसे, मैं अब तक 24 लड़कियों को ले जा चुकी हूँ वहाँ पे उसी के पास। और किसी से वो हिंदू बन के मिलता है, किसी से मुसलमान बन के बनता है, किसी से ईसाई मिल के बनता है। वो जो है मैं नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे पीछे छुड़ाऊँ। तो मैंने कहा अब क्या चाहती हो? तुम्हारी वीडियो वायरल कर रहा है, कुछ कर रहा है? बोल ना ना, इतना ज़्यादा ज़माना भी नहीं था वो कि बहुत वीडियो, लेकिन होने की तो डर थे। ये तो आ गया था मोबाइल फ़ोन। तो उसने कहा कि नहीं वीडियोज़ तो यहाँ रहती नहीं है, इसलिए तो मुझे कोई डर नहीं है। वीडियोज़ जाती हैं विदेश। तो मैंने कहा फिर क्या डर है तुम्हें अब? बोली नहीं, अब मुझसे उसने जो 25वीं लड़की की डिमांड की है, जिस लड़की की डिमांड की है वो प्रेग्नेंट है। और मैं ये बात उसे बता चुकी हूँ कि भाई शादीशुदा है, वो प्रेग्नेंट है, उसे मत तंग कर। लेकिन वो नहीं मान रहा है कि नहीं ये तो मेरी नज़रों में चढ़ी है, इसको ला तू। और अब मैं ये प्रेग्नेंट के साथ ये दिखाना चाहता हूँ। और काफ़ी टाइम है उसको, 6-7 महीने उस लड़की को। बोले जी मैं मर तो जाऊँगी पर ये लड़की को नहीं फुसला के दे के आऊँगी। मैंने कहा कुछ करा सकती हो? बोली हाँ। मैंने कहा उस लड़की से बात करो या हमारे पास ले आओ। वो उस लड़की को लेके आए। मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, तुम अपने हस्बैंड को बुलाओ, हम एक बार बात करना चाहते हैं। थोड़ी खुले उसकी थी। तो उसने कहा ठीक है, और देहात की थी। तो उसने कहा ठीक है मैं अपने पति को बुलाती हूँ। बुलाया। मैंने कहा बेटा ऐसे बात है, थोड़ी सी मदद करोगे? उसने कहा जी बिल्कुल करूँगा, अगर मेरी वाइफ पे नज़र डाली है तो मारूंगा भी और इसमें मदद भी करूँगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्लान किया और अनऑफिशियली एक पुलिस को एक को शामिल किया, हमारे मित्रों में से थे। हमने कहा बस अनऑफिशियली आप रहेंगे ताकि उस वक्त सबको बुला सकें, क्योंकि ऑथेंटिक हो जाएगा आपके उससे। तो उनका ठीक है। उनका एरिया भी पड़ता था। हम जिस समय गए तो उस समय भी एक लड़की थी कमरे में, और तब उस लड़की ने दिखाया, रेड हुई, बाकायदा बुला लिए थे पुलिस वाले, सब आ गए। देखिए कोई चीज़ ऐसी नहीं बची थी जहाँ कैमरा नहीं था। गमला, ये जैसे आपका बोर्ड लगा, ये लाइट में पंखा, हर चीज़ में कैमरे थे। इतने एंगल्स से वो फोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। जिसके और अच्छा खासा हैंडसम आदमी वो लड़का जिससे उसकी शादी हो रही थी, क्योंकि जिम चला रहा था, खुद भी ने बड़े वो सब बना के एप्स। और वो लड़की सुनने को तैयार नहीं थी, कहती अरे मेरी तो इससे शादी होने वाली, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपने इसको क्या? तब उसको दिखाया कि ये देखो ये कैमरे हैं, अब ये तुम्हारे बनते। सब उस लड़की ने सारे दिखाए। फिर इसी ने जो पहले वाली थी कि ये हालत है। अब सोचिए कि क्या नहीं, वो तो बहुत साइलेंट मोड पे हुआ ही है। पहले हमने शर्त ये रखी थी कि भाई किसी भी बच्ची का जीवन नहीं खराब होना चाहिए, बस। तो आप
ये किस चीज़ की है, उसको पैसे की नीड, और वो बड़ी भारी भरकम रकम में उसको बेच रहा था वहाँ। बोले मुझे इसलिए कोई डर नहीं था कि यहाँ तो इसका हम कोई वो भी नहीं छोड़ते, ख़त्म उसी समय, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है किसी चीज़ का भी, बस यही सुकून की एक बात थी। लेकिन आज तो वो भी नहीं, आज तो सबके फ़ोन में सब कुछ है, तो वो भी नहीं है। तो फिर बताइए कहाँ, मतलब ये एक रैकेट काम करता है ऐसे। हमारे यहाँ तो ये ऐसे बहुत बार हो चुके हैं कि लड़की एक अफेयर कर लिया पहले, फिर वो कहेगा कि जा दूसरी लड़की को मेरे दोस्त से करा बात। उसको बहुत छोटी उम्र की 2 बच्चियों को बहुत एक सड़े से रद्दी से होटल से गांव देहात की लड़कियों को निकाला, जो घर से लेके आई वो ड्रेस के अलावा कपड़े दूसरे, और ड्रेस बदल के वहाँ चली गई। तो ये ऐसे रैकेट काम करते हैं जिनका शादी से और किसी चीज़ से प्यार से कुछ लेना देना नहीं है। मैम एक जो आम इंसान है, हाँ, वो जाता है किसी होटल में, अब हाउ डज़ ही नो कि ये होटल सेफ है या नहीं है, वहाँ पे कैमरा लगे हैं नहीं लगे हैं। एक हाल ही में काफ़ी बड़ा होटल है, नाम नहीं लूँगा उनका, वहाँ पे एक कपल नहा रहा था और जो होटल का स्टाफ है वो अंदर ऐसे एंटर कर गया और वो नग्न अवस्था में थे। तो काफ़ी हंगामा हुआ उसके बाद। तो एज अ गेस्ट मेरी सेफ्टी कहाँ तक सीमित है, मतलब होटल जाऊँ ना जाऊँ? नहीं, हाँ सच में ये मैं तो बुजुर्ग हूँ, लेकिन मैं भी ये सोच के चलूँगी कि होटल में नहीं, अगर हमें 4 दिन के लिए कहीं जाना, इससे अच्छा होम स्टे में चले जाएं, वो अभी थोड़े ऑथेंटिक हैं अभी तक है ना। तो अपने यहाँ भी वो पैर पसार रहा है होम स्टे का, लेकिन उत्तराखंड में तो बहुत अच्छे से सब चल रहा है। लेकिन कब उनमें भी ये सब बदतमीजी आ जाए तो ये नहीं पता लग रहा है। सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा, देखिए एक क्या मैं नाम उसका भूल रही हूँ, कि अगर आप उसे अपने साथ रखेंगे तो आपको हिडन कैमरे का पता लगेगा कि यहाँ है, वो बीप करेगा। कोई डिवाइस आता है? हाँ डिवाइस है एक, मैं देखिए नाम भी भूल रही हूँ उसका, आपको इस पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि इसको साथ रखें। और वो हम जब गए हाँ तो हम चेक करते ठीक है भाई चलो, हाँ, टीवी है या फिर लाइट है, हाँ, बट जितना वो सोच पा रहे हैं कि हाँ, बोर्ड के अंदर भी कहाँ तक सोच पंखे पाओगे? में भी कैसे सोच पाएंगे? ये देखिए मैंने पता नहीं आपसे कहा नहीं, लेकिन ये सेक्स ट्रेड में विकसित हो गया है हिंदुस्तान भी। अब पहले देह व्यापार हम कह रहे थे, कानून की भाषा में कह रहे थे कि देह व्यापार है, लेकिन अब तो पूरा ये एक व्यापार क्या है, अब तो ये इंडस्ट्री बन गया है। हर चीज़ में आप सेक्स को इन्वॉल्व करके पैसा, अभी आपको बिजनेस लेना है तो आप किसी लड़की को भेजेंगे, अपनी आपकी कोई सेक्रेटरी हो, आपकी कोई भी हो, वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ करेंगे आप। तो कैसे, मतलब हम अपनी वैल्यूज़ खो के घर में हमने पैर पसार दिए इस इंडस्ट्री के। अगर हम वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ पे भी आ गए तो ये हमारे घर में पैर पसार रहा है। कैसे एक औरत की अस्मिता को आप मतलब वाइफ स्वैपिंग के ज़रिए तार तार करते हैं, केवल ये कि आपके दोस्त खुश रहें, आपके बिजनेस पार्टनर्स खुश रहें, और आप भी खुश वाइफ भी हाँ कर रही है, वाइफ भी तो हाँ नहीं कर रही है। आपको गलतफहमी है। मुझे कैसे लोग पूछते हैं आपको कैसे ये बातें पता लगती हैं? कोई तो आता होगा, इतना मेरे उस पर विश्वास होगा कि मैं उनकी कुछ तो मदद करूंगी। मेरे पास एक महिला आती है और बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी थी वो। मैंने कहा मैं क्यों यकीन करूं कि ये आपका ट्रैप नहीं है, आप मुझे किसी ऐसी चीज़ में वो नहीं करना चाहती। तो उसने कहा मत करो, मैं तो मर ही रही हूँ, मरने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, मर इसलिए नहीं सकती। मैंने कहा तो मर जाओ। बोले नहीं मर सकती, क्योंकि मेरे माता पिता की इज्जत, वो भी बड़े पदों पर रहे हैं, इनकी भी इज्जत है मेरे हस्बैंड की। मैंने कहा उसकी क्या इज्जत जो तुम्हारी नहीं रख रहा? बोले नहीं सही उसकी, मगर वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। मैंने कहा शिकायत करो। बोले वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा, वो मुझ पे लगाएगा इल्ज़ाम कि ये है वो वहाँ पे सबकी वीडियोस बन रही हैं, कौन किसके साथ जा रहा है, उन होटल के कमरों में उनमें सब में कैमरे हैं, ताकि कल कोई भी औरत आवाज़ ना उठाए। जिन कमरों में वो जा रहे हैं वो कोई ऐसे साधारण होटल्स नहीं है कि उनमें जा रहे हैं तो उस समय वहाँ कैमरे होते हैं, ताकि कोई औरत कल पैर उठाए भी बाहर के लिए तो वो दिखा दिया जाए कि तुम इसके साथ थी, तो मैं कह देंगे कि तुम इसके साथ थी, और वो आदमी कहेगा कि हाँ भाई मेरा इससे अफेयर चल रहा है, बर्बाद हो जाओगी, बदनाम हो जाओगी, मैं छोड़ दूंगा। और ये कोई छोटे मोटे लोगों का काम थोड़ी है, ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है, बहुत बड़े, जिन्हें जो हमारी सोच से परे हैं, उनका ही काम। हम देखा जाए तो सदियों से चला आ रहा है ना। हाँ, पावर और पैसा, हाँ, जिसके पास पावर उसके आगे
बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो देखिए सदियों से क्या महाभारत में यही हुआ। एक औरत को किस कदर किया, रामायण जिसको हम इतना श्रद्धा के साथ अपने रखते हैं, वहाँ भी तो एक औरत को ही दाँव पे लगाया गया पूरी तरह से, और वो कितनी निर्दोष थी तब भी घर आके उसको तो कोई सम्मान दिया नहीं गया, फिर से निकाल दिया गया उसको। तो हर तरफ से औरत मतलब तो यही सोच को बदलना कितना आसान है मैम, मतलब नहीं है। हम यहाँ पे बात तो हम कर रहे बिल्कुल। हैं, लेकिन धरातल पे कितना बदलाव आए उसके लिए तब जबकि हम सुनना सीखेंगे, आ सकता है। हम सुनना नहीं चाहते। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, जी कुछ चीज़ों को हम बैकआउट कर जाते हैं। हाँ जी मैंने एक दो जगह नाम लिए, लोगों को एतराज़ हुआ, आप हमारे शहर को कह रही हैं, आप हमारे इसको कह रही हैं। चलो भैया नहीं कहते, तुम अपनी अगर इसी में खुश हो तो यही सही। तो जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे, सुनना नहीं सीखेंगे, सुने। पहले क्या होता था कि बच्चा बाहर गलती कर रहा है, किसी बच्चे ने सिगरेट पीनी सीख ली, सबसे पहले पड़ोसी के जरिए उसके घर तक आती थी बात, सिगरेट पीने लगा लड़का, मैं तो वहीं पीटता, लेकिन पहले तुम्हें बताने आया हूँ। किसी लड़के लड़की का बाहर अफेयर हो गया तो दूसरे को पता लगती थी, वो पहले घर कहने आते। आज नहीं कह सकते आप कह के देख लो, अगर वो आपको लतिया के ना भगा दें घर से। तो ये हमें सोच अपनी फिर से वापस लानी पड़ेगी, लौट के आना पड़ेगा फिर से, नहीं तो कहीं नहीं हम। आप आखिरी पीढ़ी होंगे जो थोड़े बहुत वैल्यूज़ को परवाह करने वाले लोग होंगे। इसके बाद तो खड़े हुए आप देखेंगे कि कैसे रसातल में जा रहे हैं सब, कुछ नहीं दिखेगा फिर। आज भी अगर, और देखिए मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल मैं पूरे अपने आप के पॉडकास्ट के जरिए ये उन महिला से भी प्रार्थना कर रही हूँ, दोनों से, प्राउड वाली में से भी और दूसरी से भी, कि आप भी अपनी उम्र का ख्याल करें और बच्चे आप भी अपनी उम्र का ख्याल करें, और लोगों को वो मैसेज दें जिसमें हमारी वैल्यूज़ बरकरार रह जाए, इसमें नहीं। अगर देह दिखाने में, देखिए देह तो पहले भी दिखाते थे, हमारी जो ड्रेसेस थी, अगर आप माइथोलॉजी को देखें तो कहीं से तो आई होंगी कि वो आज भी फोटोज़ में दिखती हैं कि वो कंचुकी पहनती हैं या इस तरह से साड़ी लपेट के पहनती हैं, लेकिन अश्लीलता कहाँ थी? अश्लीलता नहीं थी। आज हम हर चीज़ में अश्लीलता ढूंढ रहे हैं, वो हमारा अल्टीमेट प्लेजर हो रहा है। हम किसी कैसे, वो उस समय तो नहीं ऐसे करके कोई देखता था, निकलती तब भी औरतें थी, पर्दा तो नहीं था, तब भी निकलती थी सब पहन के, रानी महारानी सभी निकलती थी। और आज क्या है? आज ये है कि आपने जरा सा, आपकी कमर भी उगड़ी है तो भी आप लोग यूँ निकल के जाएंगे, देखते हुए जाएंगे, उम्र का भी कोई परवाह नहीं करेंगे कौन कैसे जा रही है। तो ये क्या है? ये वो है हमारी मानसिकता जिसने हम वैल्यूज़, तुम्हारा क्या है, छोड़ो, माँ बाप तो बूढ़े हो गए, इन्हें पता नहीं कुछ भी। माँ बाप को बूढ़े होने से बचना पड़ेगा जब तक जिंदा है, अपनी वैल्यूज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ख़त्म हो गई हमारी वैल्यूज़। और अगर उनको संघर्ष नहीं करेंगे, माता पिता परिवार संघर्ष नहीं करेंगे, देखिए उदाहरण सेट करने होंगे। बहुत सी रील्स तो आज भी आती हैं कि भाई वो बच्चा कह रहा है कि ये कंबल रख दो, कल पापा अभी बूढ़े होंगे तो जैसे दादाजी को दिया मैं तुमको भी दूंगा। आ रही है ना रील? इसका मतलब वैल्यूज़ को लोग परवाह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या जॉइंट फैमिलीज दिखा रहे हैं, चाहे भले ही वो कॉमेडी बना रहे हैं, तो दिखा रहे हैं ना, उनको भी तो देख लो, उनको कैसे वो उनके चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, उनको व्यूवर्स मिल रहे हैं, कैसे? क्योंकि हम अंदर से चाहते हैं कि अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ समझें, मगर साथ ही चोरी से हम देखना चाहते हैं कि ये भी देखें कि जो कह रही हैं वो डॉक्टर साहब हैं, जो अपने आप को शायद न्यूमरोलॉजिस्ट या कुछ कहती हैं, वो जो कह रही हैं, चोरी से हम वो भी देखते हैं। हम, सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, संसार टिका है इस पे, मगर उसको आध्यात्म की दृष्टि से भी कभी देख लो, उसको देह की दृष्टि से क्यों देखते हो? आध्यात्म की दृष्टि से भी देख लो, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन दूर होता है, आप बहुत सारी चीज़ों से अलग हटते हैं, आप फैमिली से जुड़ाव होता है, आप अगर बच्चे हैं उनके ज़रिए, बिना सेक्स के बच्चे थोड़ी हो रहे हैं, बात कर रहे हैं हम उस पर, मगर इतना नहीं कि पहले हम अपने आप को, मैं भी करती हूँ, मैं अगर सेक्स वर्कर्स के बात कर रही हूँ तो कह रही हूँ ना कि इंटरनल पार्ट्स पे उनके ये सब डाला जाता है, तो क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं, नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे वो आधे अधूरे कपड़े पहनूं, बाल खोलूं, और कैसे मैं बोलूं और कैसे अपने आप को एक्सपोज करूं। और फिर मैं सोचती हूँ कि आप हमारे बच्चों के बराबर हैं जी। मैं अगर आपके सामने वो बातें करूंगी तो शायद मैं निगाह भी नहीं मिला पाऊंगी। आप कैसे किसी से, और कितना हंस के आप
परतें उघाड़ सकते हैं पॉडकास्टर भी। नहीं मुझे समझ में आ रहा। ये इतनी ख़राब चीज़ें हैं जिनको हमारा यूथ देख रहा है। और फिर आप कमेंट्स देखिए कि वो सबसे युवा लोग कर रहे हैं, बुरे से बुरे। और खाली वो इंस्टा पे नहीं कर रहे, फेसबुक पे भी कर रहे हैं। उनकी रील्स क्योंकि फेसबुक पे भी आ रही है, तो आप नहीं समझ रहे कि उन्हें, और बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। रील्स स्क्रॉल करते करते किसकी रील कब कहाँ जाती है कोई पता नहीं लगता किसी को। तो ये हमें वहाँ ले जा रहा है, धकेल के ले जा रहा है सेक्स इंडस्ट्री की तरफ। आज इतने से बच्चे से आप पूछ लो क्या है सेक्स, क्यों इतनी बातें हो रही हैं? करो बात, मगर अपने घर में करो। बच्चों को बताना चाहिए। मैं भी सेक्स एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ कि ये है, ज़रूरी है। मिथक ना हो, डर ना हो, भय ना हो, उससे मुक्त करना चाहिए बच्चों को, मगर अश्लीलता से नहीं। अश्लीलता छीननी पड़ेगी। बात करते हैं सेक्स वर्कर्स की। हाँ, जो गंगूबाई दिखाई गई थी मूवी, वो मूवी और जो असल ज़िंदगी है, बहुत बड़ा रिस्क लिया भंसाली जी ने, और सल्यूट करती हूँ मैं कि वो 90% उसमें कामयाब हुए। कुछ चीज़ें फिल्मीकरण करने की वजह से लिबर्टीज ली गई हैं, जैसे जब उसको बहुत बुरी तरह एक कस्टमर पीटता है, ये सच्ची घटना है, उसमें उसकी डेथ हो गई थी। ये सोनागाछी की घटना है। उस बच्ची की वहाँ डेथ हो गई थी उसमें, और उसमें बड़े बवाल हुए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन बाकी वो अंधेरे कमरे, जो इतना सा बल्ब जलता हुआ, हाँ एक ये कि वहाँ चुनाव उनाव जैसी कोई चीज़ कभी होती नहीं है। मैं नहीं जानती भैया जहाँ की वो दिखाई वहाँ होते नहीं होता। और इतना महिमा मंडित जैसे गंगूबाई क्यों किया गया, वो बात भी नहीं थी। वो केवल अपने लिए गई थी नेहरू जी से मिलने कि हमको इस जगह से ना हटाया जाए। वो कोई बच्चों की एजुकेशन और उसके लिए कभी कोई प्रयास हुआ नहीं था। पर देखिए, फिल्मीकरण करने में कुछ तो आपको मनोरंजन डालना पड़ेगा, कुछ तो चीज़ें ऐसी डालनी पड़ेंगी कि लोगों को आकृष्ट करें। लेकिन वो 90% मैं कह रही हूँ कि बहुत सच्चाई के करीब थी। वो इस तरह मारपीट ना होने पे, और कैसे मैं जब वो देखती हूँ कि वो पहली बार आलिया भट्ट को दिखाया कि वो बाहर खड़ी होती है, ये सच है कि हर 10 मिनट बाद वो लड़की खिड़की में खड़ी है और पफ लेंगी, उसको लगा लेंगी कि पसीना आ जाए, ये पसीने से मेकअप ना धुला हुआ दिख जाए, चेहरा खराब ना दिख जाए। क्योंकि वो चेहरे की तो वो दुनिया ही नहीं है, चेहरा तो वहाँ कोई देखने ही नहीं आता। वहाँ आलू प्याज की तरह टटोल के देखते हैं, कितना गुदा जिस्म है, कितनी अच्छी लग रही है, या मुझको प्लेजर देगी या नहीं देगी, ये देखता। वहाँ कोई चेहरा नहीं देखता, लेकिन वो चेहरा उनको दिखाना है फिर भी। ये सच्चाई है। कोई वहाँ आपके ये नहीं देखता कि आपने स्टाइलिश बाल बना रखे हैं या आपने खुले छोड़ रखे हैं, कोई नहीं देखता है। तो बहुत हद तक सच्चाई दिखाई, बहुत हद तक, काफ़ी। और एक ये बड़ी सच्चाई थी कि जो वो चबूतरा है जिसपे वो पर्दा डला हुआ है, झीना सा, और वो नहा रही है, ये भी सच्चाई हर कमरे की है वहाँ पे। बस इतना अंतर है कि खुला है, वहीं आपको नहाना है, वहीं एक स्टूल रख के आपको खाना खाना है, वहीं कस्टमर आएगा कंडोम फेंकेगा, वहीं पे वो थूक के जाएगा, गुटखा हो चाहे ऐसे जनरल थूकना हो उसको, वही उसी चबूतरे पे जिंदगी। और कभी कभी वहीं वो बाथरूम भी जाएगा, अगर उसको जाना है तो वहीं एक कोने में खड़े होकर बाथरूम भी करेगा। तो वो काफ़ी हद तक सच्चाई, आज तक पहले कभी इतनी सच्चाई नहीं दिखाई गई थी। काफ़ी हद तक कागज़ के फूल जैसी फिल्में आई, उनमें वो सब गाने उनके मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, पर वो सच्चाई नहीं थी जो इसमें है। मैम कई मॉडल्स हैं और कई एक्टर्स हैं जो इस में फंसे हुए हैं, दलदल में। हाँ, अब कई ऐप्स इसके अराउंड काम कर रही हैं। हर बार एक नया चेहरा आता है, अच्छी टोन बॉडी होती है, कभी मिल्फ कभी ट्रांस। बिल्कुल। भारत जैसे एक देश में जहाँ पे हम लोग माँ देवी जैसे शब्द बोलते हैं, आज इतना ज़्यादा कंटेंट नॉर्मल हो गया ऐसा वाला, जहाँ पे आपका जो दिमाग है वो अश्लील हो चुका है। मैम मैं देख रही हूँ कि जब ज़रूरत हो किसी को, ये फैक्ट है कि वो रात को ऐप पे बैठ रही है। कौन है? एक बच्ची, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, और हर तरह का आदमी है जो चाहता है कि यहाँ से दिखाए, यहाँ से दिखाए, जैसे खड़े होकर दिखाए या ये करके दिखाए, लाइव कैमरा के थ्रू। लाइव कैमरे के थ्रू। मैंने कई बार उस बच्ची से पूछा है, मैंने कहा बेटा ये कहाँ से लाते होंगे ये लोग पैसे? बोले वो लोग देते, वो कस्टमर जो बैठ रहे हैं ऐप पे रात को आके। और ऐसे भी हैं जिनसे हमारी पर्सनल बातें भी होती हैं, और वो ठीक ठाक घरों से हैं, उनकी बीवियां हैं, घर में बच्चे भी हैं,
उम्रदराज हैं, लेकिन मैंने कहा फिर इससे क्या, कि बस उनका ये अपना प्लेजर का तरीका है। कैसा प्लेजर का तरीका है? कॉइन्स देते हैं उसमें, और वो कॉइन्स अच्छा। कन्वर्ट 1 घंटा बात किया इतने, यानी 40 घंटा आप बात करेंगे। जब आपके 1 महीने में अगर 40 घंटा हो जाते हैं तो लगभग 10,000 रुपये कमाते हैं आप, अगर 40 घंटा आप बोल रहे हैं बात करेंगे। तो ये, और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें बहुत अश्लील हैं, लेकिन ये है कि जैसा उनका कहना है कि जो वीडियोस हैं, जो मतलब इस तरह का मौखिक ये सब करना चाहते हैं, वो वायरल नहीं होती हैं। उनका एक, मुझे तो नहीं यकीन आता, पर हो सकता है इस तरह का भी हो रहा हो। नहीं, ये ऐप चलते नहीं, तो इन ऐप को कौन इजाज़त दे रहा है? कैसे चल रही हैं? आप एक तरफ को बंद करते हैं, जी को बंद करते हैं, तो बाकी ऐप्स पे क्यों नहीं है? रोज़ नए ऐप्स आ रहे हैं, हर बार वो लड़की मुझे बताती है कि बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपको 40,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन आपको ग्राहक की सब तरह की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या फ़र्क है? हमारी आईडी फेक है, बट फेस तो दिख रहा है। फेस तो दिख रहा है, देखिए तो फेस दिख रहा है, जिस्म दिख रहा है। उनको लिए परवाह नहीं है कि बोली उनकी बाहर तो नहीं जा रही, छवि- पैसा तो आ रहा है कम से कम। नीडी हैं वो, देखिए ज़्यादातर महिलाएं उन ऐप्स पे नीडी हैं। वो नहीं है कि जो जिनको लग्जरी जुटाने के लिए करना है, क्योंकि मेरी कई से बातचीत हो रखी हैं, तो उनका, और बहुत मेरे नज़दीकी उनमें हैं वो संपर्कों में, तो उनका यही कहना है कि देखिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर हम इस पे ना जाएं, और कोई काम हमको आता नहीं, पढ़े लिखे हम हैं नहीं ज़्यादा कि हमको नौकरी मिल जाएगी, यहाँ से पैसा तो मिल रहा है, जब तक है इस पे कलर भी नहीं दिखता। एक लड़की थोड़ा सांवली, काफ़ी सांवली, कि कलर तो दिखता नहीं, वो तो फिल्टर लगाया जाता है। नहीं समझ में आता मुझे कि मैं उन्हें क्या समझाऊं। मैं ये कहूं कि छोड़ दो इस काम को, मैं नहीं कह पा रही। उनकी मैं सच में भर्त्सना करती हूँ कि जो केवल लग्जरी के लिए, ब्रांडेड चीज़ों के लिए ये काम कर रही हैं, वो ऐप्स पे नहीं आती कभी भी। मैम, हमारी रिसर्च में एक और पैटर्न देखने को मिला, और कुछ नाम है निक्स इंडियन, राखी गिल, प्रिया राय, मीति कलहर। ये सब इंडिया से थे और अब बाहर जाके पॉर्न कंटेंट बना रहे हैं। पूरी टीम है। तो आप सोचिए, किसी का प्लेजर और किसी की लाइफ, 2 चीज़ें इसमें। आप बनाने में भी प्लेजर का अनुभव कर रहे हैं, दूसरे की ज़िंदगी, ये जो उनके साथ टीम जुड़ी हुई है, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं मानती हूँ कि भले ही मेरा पर्सनल कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो ज़्यादातर लोग नीडी होंगे इस तरह की। उसमें हॉर्मोन्स हैं ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, हो रहा है। वो सोचते हैं कि यार कितनी सही लाइफ है, कितनी ग्लैमरस है, कितना हाँ, पैसा मिलता है, पैसा मिलता लड़के है। लड़कियां ऐसे ऐसे होगा, हाँ हाँ, तो वो लोग बह जाते हैं इन चीज़ों में। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो इनकी पहुँच के भीतर हों, मतलब हर आदमी इनकी पहुँच के भीतर नहीं है। जो पॉर्न कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, हर कोई इनकी पहुँच में नहीं है। इनके भी अपने, जैसे मैं ग्राही लोग हैं कि जो लड़की फंसाएंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, फिर कैसे लाएंगे, ये इस तरह, वो भी वो लोग हैं कि जो इस तरह के नीडी बच्चों को देखते हों कि जिनको वहाँ तक ले जा सकते हो। लेकिन हर नीडी जो लड़का या लड़की है वो इसमें फंसना नहीं चाहता। सबको पता है कि ये पॉर्न है, तो कभी ना कभी स्क्रॉल होते कहीं ना कहीं आएगी। बट कहीं ना कहीं व्हेन वी हैव एग्जांपल्स लाइक देम है कि मैं ऐसे पैसे कमा सकता हूँ और ऐसा जीवन जी सकता हूँ। तो ऐसे तो वो भी हैं कि जो कह रही हैं कि आई एम प्राउड। इनमें और उनमें क्या अंतर है? कहे ना, ये भी वही बात है। फिर कहाँ वैल्यूज़ हैं? फैमिली नाम की कोई चीज़ इनके पास होगी नहीं। ये अभी नहीं पता लगेगा इन्हें, और 10 साल बाद जब शरीर नहीं रह जाएगा, जो लोग साथ हैं इस समय, जो इनको पुश कर रहे हैं कि चलो तुम्हारे पास अच्छा जिस्म है, अच्छी चीज़ें हैं, पॉर्न बनाओ, क्यों इसे बेकार कर रहे हो, तो वो लोग भी नहीं रहेंगे तब, क्योंकि उनको इनकी नहीं दूसरे की ज़रूरत है। फिर और यंगस्टर आएंगे, उनको क्यों लेंगे? लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 30 साल के बाद तुम्हारी डिमांड ही नहीं रह जाएगी इस इंडस्ट्री में, तब क्या करो? आपकी इज्जत भी गई, इज्जत भी गई, माँ बाप भी गए, परिवार भी गया। मैं नहीं समझती कोई भी परिवार गरीब से गरीब हो कि, और गरीब तो अपनी इज्जत को सबसे पहले संभाल के रखते हैं। किसकी? मैं ये मानती हूँ कि हम औरतें अपनी इज्जत पैदा लेके नहीं हुए। मैं नहीं मानती इस बात को कि भाई कोई हम लेके आए। भगवान ने हमको कहा कि औरतों की घर की इज्जत है, घर की इज्जत लड़का भी। मैं ये इजाज़त कम से कम नहीं दूंगी कि आप उसे सरेआम नीलाम करें।
और फिर उसके साथ साथ समाज को मैसेज दे कि आप भी कर सकते हो, इससे पैसा मिल जाएगा। इससे मुझे सख्त एतराज़ है, क्योंकि इसी तरह से हम सेक्स इंडस्ट्री को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जो ये बढ़ती जा रही है। आपने बात की थी जी की, ऐसे ही शेक्सपियर त्रिपाठी हैं, पीहू कनौजिया हैं, पीहू, हाँ, राजसी वर्मा हैं, अच्छा, राजसी वर्मा, जो वही काम कर रहे हैं और बना के वीडियोस डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, इन्फ्लुएंस कितना अलाउड है? मतलब इसको हम कहते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी चॉइस नहीं है। चॉइस आपको स्क्रॉल करते हुए कोई भी चीज़ सामने आती है, डर लगता है किसी बच्चे के हाथ में हो कि कब वो क्या देखेगा। लेकिन एक बात इसको ये देखिए कि आखिर सरकार का कोई दायित्व है या नहीं है। चलिए मैं मानती हूँ फैमिली का है, बच्चे निकल गए हाथ से, फैमिली की सुन नहीं रहे, बदतमीजी भी हो रही है बहुत सारी। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि इन पे भी सेंसर लागू करें? आप फिल्मों में एक गाली आ जाएगी, साधारण गाली भी, उसको भी बीप करेंगे आप, है ना, या कट लगा देंगे, सेंसर बोर्ड में जाते ही लग जाएगा। तो इन पे क्यों नहीं है? पूरा OTT पे कोई आपका सेंसर बोर्ड नहीं है, क्यों नहीं? वो उनकी जद में क्यों नहीं आते? इनकी आप चिंता वो करते हैं, शोर मचाते हैं, मिर्ज़ापुर और आश्रम और क्या नहीं परोसा आपको अच्छे खासे स्टोरीज़ का, अच्छी खासी सार्थक चीज़ों को कैसे घाल मेल करके सेक्स डाल दिया। तो उस पर नहीं था आपको। और खुला बात यह है कि हमारे ज़माने में दिखाया, 2 फूल दिखा दिए, बात कोई ज़रूरी है कि आप कपड़े उतार रहे हैं, आप सेक्स कर रहे हैं और ये सब चीज़ दिखाई जाए? आप पता नहीं आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पुराने समय से मैं अगर बात करूं कि हम बहुत पिछड़ा हुआ रहा हिंदुस्तान, नहीं है। अगर हम कामसूत्र जैसी चीज़ पे बात करते हैं और केवल हम करते हैं, कोई और विश्व भर में नहीं कर से जोड़ के लिखा। हम कामसूत्र को जैसे हमेशा से पेश आया गया हमारे सामने, इट वाज ऑलवेज अबाउट एक सेक्स, कि ये मुद्राएं हैं, ये पोजीशंस हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि जो कामसूत्र है वो आध्यात्मिक बिल्कुल चीज से लिंक्ड है? बिल्कुल। कैसे? नहीं देखिए, पहले तो वो शास्त्र है, पहले तो आप इसी देख लीजिए ना कि वो शास्त्र है। हम शास्त्रों की बात करते हैं ना, हमारे हर विधा का शास्त्र अलग अलग है ना। ये भी काम शास्त्र जो काम मुद्राओं को लेके नहीं है केवल, और काम मुद्राओं को लेकर केवल वही नहीं है कि वो अश्लील तरीके से दर्शाया जाए। आप औरत में अगर ढूंढने की बात है तो वो सिलाई करती हुई औरत कैसी लग रही है, खाना बनाते हुए उसकी कैसी मुद्रा है कि जिसमें वो लग रही है कि हाँ ये खूबसूरत है, ये मेंशन है उसमें, ये सब मेंशन है। कि स्त्री को आप उसे ना देखें कि वो आपके बेड पे है, स्त्री को आप देखें कि वो कैसे कैसे कब कब खूबसूरत लगती है, और ये आपकी आंखों में है, ये आपके अंदर है खूबसूरती जो है। हमने इसको इतना मतलब एक तरह से कहना चाहिए वितृष्णा से भरा हुआ बना दिया इस शब्द को। जबकि अगर कामसूत्र को आप देखेंगे, जाएंगे उसमें, तो आपको खुद लगेगा कि ये तो बेहद खूबसूरत चीज़ है। ये वो चीज़ नहीं है जिसको हम अब दुनिया में देख रहे हैं। दुनिया ने इसको ऐसा एक व्यापार बना दिया है कि वो शास्त्र नहीं रह गया ये। हम तो फिर आज की डेट में जो इंस्टाग्राम पे लोग बात करते हैं सेक्स के बारे में, उसमें क्या गलत है फिर? सिर्फ नहीं है गलत, जो माध्यम है वो बदल गया है। नहीं, माध्यम नहीं बदला है। माध्यम देखिए, काम शास्त्र का मतलब है कि उसे जब आदमी पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है कि जिसको ये देखना है कि मुझे कौन कैसा क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। वो दुनिया को नहीं दिखा रहा, वो दुनिया को लेके काम शास्त्र लेके अभी तू भी देख, ये नहीं कह रहा है। वो खुद देख रहा है, स्त्री भी देख रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रही है, वो हर चीज़ में। और देखिए इतना ओपन सेक्स है उसमें कि आप खुले तौर पर अपने, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मर्द को छोड़ के दूसरे मर्दों के पास भी घूमते हैं, पैसा कमाएं। मेरा एतराज़ है ये, मेरा एतराज़ हरगिज़ इससे नहीं है कि इसको शास्त्र है तो शास्त्र की तरह इस्तेमाल करें। स्त्री है, पुरुष है, बनाए इसलिए गए कि वो दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, मगर उसको इतने अश्लील तरीके से नहीं कि आज ये स्त्री इसकी है, कल उसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी है। हमारे समाज में तो आज भी कहा जाता है ये कौन है, ये उसकी औरत है ना। और पहले भी औरत ही कहा जाता था कि ये उसकी औरत है। तो अब ये कहाँ से आ गया कि आपने मर्द भी किसी के पास जाएगा और अल्टीमेट प्लेजर ये केवल मर्द का है, ये और किसी का नहीं है, क्योंकि जो डिमांड है वो मर्द की है। बट जो प्लेजर है वो दोनों का है ना। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो इसमें है, देखिए जो पैसे के लिए जा रही है वो प्लेजर की बात कैसे कर सकती हैं? हाँ, उनको तो टाइम पास करना है, कह रहा हूँ पैसा लेना है। जो एक सेक्स है वो तो दोनों के लिए इक्वल है, दोनों का इक्वल है। कामशास्त्र यही कहता है कि वो दोनों को प्लेजर दे, वो है
यहाँ पे एक की मजबूरी है। जहाँ एक की मजबूरी, यहाँ तो वो अपने पैसे के लिए करे, एक की मजबूरी है कि मुझे पैसा चाहिए, और वो मजबूरी नहीं है, वो उसको लग्जरी है कि मुझे पैसा चाहिए, ये मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। हम देखते हैं कि आजकल जो सेक्स टॉयज़ हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए मैं सेक्स ट्रेड कह रही हूँ कि ये व्यापार बन गया है। आपको टॉयज़ हैं, आपको प्लीज आप किसी भी ऐप के थ्रू मंगा लीजिए, ऑर्डर कीजिए, आ जाएंगे। सारी उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, आपको किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर एक टाइम कहें तो हमको कंडोम मांगने में भी लोगों को शर्म आती थी, उसके यहाँ जाके मेडिकल स्टोर पे नहीं मांगते थे। और आज आप खुला मतलब ये सेक्स टॉय चाहिए, ये कलर का चाहिए, ये खुशबू का चाहिए। आप विज्ञापन देखिए ना, आप कंडोम के विज्ञापन देखिए। एक टाइम ये था कि अगर बीच में आता था, तब भी है ना, बीच में आता था कि बच्चे दो ये अच्छे और ये इसका उपयोग करें, आता था पहले भी, मगर उसको उस समय भी मतलब थोड़ा सा होता था, आदमी पैनिक के अरे बच्चे बैठे थे, ये वाली चीज़ आ गई, बच्चे को पता लगे, लेकिन पता लगना चाहिए था। लेकिन आज उसके कलर, फ्लेवर, क्या कह रहे हो आप, कैसे आप फ्लेवर की, आप चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, क्या बात कर रहे हो, क्या बताना चाहते हो और क्या समाज में परोसना चाहते हो? क्यों इतनी आज़ादी मांग रहे हो? आप क्यों नहीं समझ रहे, मतलब हम क्यों नहीं समझ रहे कि वो हम बाजार बन गए उनके लिए, वो अपना बाजार हमसे भुना रहे हैं, जो बना रहे हैं इन चीज़ों को वो आपको भुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी जिसको अपना सामान बेचना है, उसने एक ऐसे ऐड क्रिएट किए बिल्कुल कि उससे हम यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस हो गए। उसके बाद जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो गए, तो आपको ऑर्डर करना है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो चाहे अगर इंसान की वो नीड थी भी नहीं तो भी वो उजागर हो गई, तो भी हो गई, बिल्कुल। यानी और पता है आपको, नीड तो हमेशा से उनके लिए रही है ना। अगर सपोज वो नीड पूरी नहीं हो पा रही है, तभी वो इनका सहारा ले रहे हैं। देखिए हम, अगर मैं स्पष्ट कहूँ, कोई टॉय हो, हाँ नहीं वो ठीक है, वो ठीक है उनकी बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी भी पढ़ेंगे कामसूत्र को, कामशास्त्र को पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट ये कहा गया कि हस्तमैथुन को आज भी डॉक्टर्स भी नहीं कहते कि ये कोई बुरा चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि ग्रेजुअली वही एक काम है, वो एक समय है कि अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो आप अपना जो स्ट्रेस है उसको भी रिलीव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मर्दों के लिए स्पेशली। मगर क्या उसको इतना उजागर और इतना स्पष्ट करना और उसके लिए चीज़ें इकट्ठा करना कि ये गोली खाओ, ये जेल लगाओ, ये करो, ये क्या है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा है। तो इंसान को ये नचे कि जो भी वो चीज़ें देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको इस्तेमाल करे, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि का भी करे। क्यों करे? अच्छा मान लीजिए एक आदमी फिट है, कोई दिक्कत नहीं उसे, उसकी औरत को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर काहे के लिए वो जेल और ये सब चीज़ देख रहा है? किसी दिन हो सकता है वो मंगाने की भी ट्राई करे, क्योंकि घर बैठे आ जाएगी उसको, दुकान पे जाके तो शर्मिंदा होना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूवीज़ हैं, जो मीडिया है, उसमें दिखाया गया है कि जो मैस्कुलिन बंदा है, 6 पैक एब्स हैं, बिल्कुल अच्छी खासी बिल्ट है, उसी के आसपास लड़कियां घूम रही हैं, तो सोचता है कि यही तरीका है टू अट्रैक्ट द गर्ल्स। और नहीं फिर ये इस तरह के विज्ञापन की, वो लड़की कह रही है, वो नीचे से पूछा जा रहा है रिसेप्शन से कि क्या आप चेकआउट करेंगे? नहीं हम 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा नहीं, फुल डे के लिए कर दो। ये क्या है, क्या बता, मतलब कितना इतना बुरा, तो वो जो जिनको खराब औरतें कहा जाता है, सेक्स वर्कर कहा जाता है, वो भी नहीं कर सकती इतना बुरा, तो जितना आप विज्ञापन के जरिए परोस रहे हैं। मैं तो हैरत है मुझे कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई, और उम्मीद करती हूँ कि कभी भी कहीं और ना पैदा हूँ, अगर कोई दुनिया में कोई पुनर्जन्म होता हो। ऐसा क्यों बोलते हो आप? ये नहीं देखना था, ये इतना सुंदर, इतना अच्छा एक रिश्ता था जो पति पत्नी के बीच होता था। ठीक है कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किसी का हो जाता है, लेकिन प्यार में मैंने देखा कि लोग प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन ऐसे जलील नहीं करते। ये जलील करना सिर्फ लाइक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इट वाज मोर एट एन, मतलब आपको एक किससे मोहब्बत हो गई, वो बात अलग है, वो बात अलग है। मैं उसको बुरा भी नहीं मानती, अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो मैं उसको, लोग लाख उसे, देखिए हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, एक तरफ ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे इसका तो अलग अफेयर है, ये तो दूसरी औरत उसको कह दिया, दूसरा आदमी कह दिया उसको, और एक तरफ आप खुला कह रहे हैं आओ चलो जाओ, यहाँ भी जाओ, इसके साथ भी जाओ, उसके साथ भी जाओ, तो आप बुरी औरत नहीं है, आप बुरे आदमी भी नहीं है, 10 औरतों के साथ जा रहे हैं। मैं आपको लगता है ऐसा कि एक ज़माने में जहाँ पे जो वर्क फोर्स थी वो अलग अलग थी, महिलाएं आमतौर पे घर से काम कर रही थी, मर्द बाहर जा रहे थे। आज ऐसा हो गया कि दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो जो आकर्षण है वो होना एक स्वाभाविक सी बात है, जितना समय स्पेंड करते हैं उतना आकर्षण बढ़ता जाता है।
इसीलिए जो बड़े शहर हैं जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक अलग अलग ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए किसी का अफेयर हो जाना, जैसे अभी एक कोल्ड प्ले एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे जो सीईओ साहब थे उनके साथ कोई थी, तो ये एक इंसान के लिए प्रवृत्ति है जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। कि पहले लोग बंधे हुए थे, सोशल कस्टम्स ऐसे थे कि इस बारे में बात नहीं होती थी, अब चीज़ें खुल चुकी हैं तो पीपल आर लाइक कि ठीक है, यही ज़िंदगी का पार्ट है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि अब हम ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर में लाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं हम क्यों नहीं इस लाइन में, मतलब हम क्यों पिछड़े हुए माने जाएं, हम क्यों पिछड़े हुए माने जाएं। मतलब अगर हमारा एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजर गई तो ये तो बहुत बुरी बात है, हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही नहीं है। हम उस अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं ना चाहते हुए भी कि नहीं मुझे ये कहा जाएगा। जैसे कॉलेज की मैं समझ सकती हूँ कि वो कहेंगी अरे तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो बड़ी बेकार बात है, यानी उसको ख़राब माना जाएगा। ऐसी मर्दों में औरतों में ये हो गई है प्रवृत्ति, अरे मेरा तो जो क्लब्स में बात होती हैं, बैठती हैं औरतें एक दूसरे से बात करेंगी, मेरा तो वहाँ चल रहा है उसके साथ में, अभी तो उसके साथ छोड़ दिया, अभी तो मैं दूसरा कोई देख रही हूँ, ऐसा पार्टनर कोई ऐसा जो पार्ट टाइम। पार्टनर का ही मतलब ये हो गया कि वो पार्ट टाइम है आपका, कि पार्ट में आपको मिल गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बाकी आपका पति है। देखिए मैं मुझे कहना तो नहीं चाहिए, एक तरफ हम करवा चौथ और हरताल का तीज जैसा व्रत रखते हैं और उसकी इतनी तैयारियां करते हैं, हालांकि उसमें बहुत मीम भी बनते हैं कि पति उस दिन पिटा पड़ा रहता है, उसकी ये हालत होती है, उसका जेब खाली हो जाती है, उसकी ये सब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए हमें जोड़ने का एक तरीका था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना तो उससे पति की ज़िंदगी बचती है, ना उससे कोई ऐसा हो जाता है कि पति को बहुत लंबी लाइफ हो गई, जिनको जाना है भगवान जब बुलाएगा वो जाएगा ही, लेकिन हमने ऐसा उसका भी बाजारीकरण जैसा कर दिया। तो अब जो जिनकी रोज़ लड़ाई भी होती हो ना और उनके 50 जगह संबंध हो, वो भी उस दिन पूरी तरह से पतिव्रता और पत्नीव्रता हो जाते हैं। और ये भी एक बाजार हो गया है, ये पूरा एक बाजार हो गया है कि उस दिन ये चीज़, ये छलनी, ये वो, इतना बड़ा बाजार है कि करोड़ों की उस दिन की सेल हो जाती है। और पता लग रहा है कि अगले दिन वो उनमें जूतम पेजार हो रही है कि जिसका जमाना तमाशा देख रहा है। मैम वो तो हर जगह देखिए, अभी जो वैलेंटाइंस डे आ जाएगा, सभी लोग बस जो प्यार की जो गवाही देंगे, दुहाई देंगे। हाँ, ठीक है। आई थिंक वो तो एक कमर्शियल वाला एस्पेक्ट है ही। नहीं, क्यों परिवारों में क्यों घुस रहा है ये? परिवार में नहीं घुसना चाहिए। पहले भी होते थे क्या? पहले नहीं करते थे करवा चौथ का व्रत? हम नहीं करते थे क्या? पता भी नहीं लगता था उन्हें सुबह शाम तक कि हमारा व्रत है। उन्हें बहुत रात को ध्यान आता था कि अच्छा आज व्रत है तुम्हारा, चलो ठीक है, हो गया, बस बात खत्म हो गई। आज मैं मुझे ना कि माध्यम आपके पास फ़ोन के ज़रिए आपको पता चलता है कि हाँ क्या चल रहा है देश के अंदर, कौन सा फेस्टिवल है। नहीं, आप नहीं, ना, ये देखिए, ये तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको भी हमने आपके बेडरूम तक जोड़ दिया है। आज करवा चौथ है, आपके बेडरूम से जोड़ दिया, आज हरिताल का तीज है, आपके बेडरूम से जोड़ दिया। ये गलत है, इन चीज़ों से मुझे एतराज़ है। मैम एक और चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे पेरेंट्स को एक कॉल आती है कि जी आपका जो बेटा है, बेटी है, एक फलानी जगह पे पकड़ा गया, तो जी सामने आओ। एंड डिजिटल लाइक अरेस्ट के अंतर्गत ही आता है। और फिर जो पेरेंट्स है अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार के बचाने के लिए जो भी मांगते हैं वो दे देता है। ये जो रैकेट है कैसे काम करता है, कहाँ से ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, क्या चलता है, कैसे होता है, और जो लोग इसको सुन रहे हो आपकी बात को वो समझ जाएं कि हाँ किस देखिए, पहली बात तो ये है कि हम क्या बिल्कुल अकल से पैदल हो गए? हमको बिल्कुल ही कोई चीज़ समझ नहीं आती है। आप अपने बच्चे को पहले फ़ोन कर सकते हैं ना, जब कोई आपको कॉल कर रहा है आप उसे भी तो फ़ोन करके पूछ लें कि तू कहाँ है भाई, उसका भी तो पता लग जाएगा। पहली बात तो हम वही नहीं करते, हम तो ऐसे उलझ के रह जाते हैं। जैसे मैं देखती हूँ बहुत से लोग कहते हैं कि आज 1 करोड़ का हमें ठग लिया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया, और बड़े हाई फाई जो रिटायर्ड IPS उनसे ठग लिया। कैसे ठग लिया भाई? इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गलत थे। अगर वो तुमको ये कह रहा है कि तुम पे ID का छापा लगने वाला है, तुम्हारी इतनी एक्स्ट्रा वो है और इतने पैसे दो, इसका मतलब कहीं तो हो गलत। इसमें केवल वो लोग फंसते हैं जिनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूपहोल्स हैं। मैं नहीं समझती कि आम आदमी फंसेगा। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण बताती हूँ। मेरा एक बच्चा अभी, मतलब मुझे नहीं शायद यह कहना चाहिए, मेरी बेटी का बेटा 20 साल का, एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसकी, एक ही बेटा था, और अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि किसी का फ़ोन आता है और वर्दी में आता है। वर्दी, उन्होंने, उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही थी वो वर्दी में थी, और उन्होंने, मेरे दामाद ने उठाया और उन्होंने कहा कि आपका लड़का यहाँ पे किसी लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया, आप इसको तुरंत छुड़ाएं। तो
उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीना। मैंने कहा तू जो भी बोल रहा है तो इसके लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा भाई। वो लड़की को लेकर शायद ऊपर ही चला गया होगा। दुख मतलब अंदर से तो बहुत हुआ, लेकिन लोग मतलब क्यों नहीं जवाब देते? मुझे ये लगता है कि साइबर क्राइम के पीछे 99% हमारी गलती है। हम एक बार भी चेक क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। कहीं हम आर्थिक तौर पे, अगर आपको ईडी का भय दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे आपका कुछ है, लकुना है, तो आप उससे डर के उसकी बात सुन रहे हैं, डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? अभी एक आया कि वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थी और 80 साल की थी, उनसे 60 लाख रुपए ले लिए। कैसे आप दे सकती हैं? क्यों नहीं आप कह रही कि आजा भैया मेरे तो कर ले रेट जो तुझे करना हो। जैसे मुझे अभी कहते हैं लोग कि भाई इन लोगों से बच गई, इन लोगों से बच गई, इसको कह रही हो आप ये लोग नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा 20 उम्र में क्या करेंगे? मुझे जेल भेजेंगे? भेज दो। तो क्या वो लोग ये नहीं कह सकते भाई जेल ही तो भेजोगे, ईडी तो आएगी, छापा मार ले, मेरे यहाँ क्या मिलेगा, ले जा जो कुछ है। कैसे आप मान लेते हैं? मैं नहीं मानती साइबर क्राइम। देखिए साइबर फ्रॉड में वो मानती हूँ कि आपका फोटो किसी और के पे लगा के आपकी वीडियोस वायरल की जा रही हैं, मैं मानती हूँ वो साइबर क्राइम भी है और वो फ्रॉड भी आपके साथ हो रहा है। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आदमी एक्सपोज कर रहा है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन अगर इस तरह का साइबर फ्रॉड, जी मेरे से इतने पैसे जाते रहिए जाते हैं, इतने पैसे ठग लिए, इतने पैसे, अब भी तो जा रहे हो पुलिस के पास, साइबर थाने खुल गए हैं हर जगह, पहले से क्यों नहीं आप रखते ये बात? और अगर आप गलत नहीं हैं तो स्पष्ट मना करिए, ऐसी कोई भी कॉल आपके पास आ रही हो वो नंबर उसे दोबारा एक बार बंद करिए, दोबारा से मिला के देखिए। ये तो आपको साइबर वाले बताते हैं। उस नंबर को बंद कर दीजिए, काट दीजिए, जब तक वो करे उससे पहले उसे कॉल बैक कर दीजिए। वो नंबर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो ज़्यादातर वो क्या कहते हैं, ये आपकी इससे कंप्यूटर कॉल होती है या कुछ और इस तरह के ऐप से कॉल होती है, वो मिलेगा नहीं। तो आप समझ जाइए कि गलत है। और जिसे आना होगा ईडी का छापा ही लगेगा तो आ जाना तो भैया, आ जाओ लगा लो। काहे के लिए डर के करते हैं इतना? और मैं अक्सर सुनती हूँ लाखों से नीचे तो बात ही नहीं होती है। तो मेरा तो यही है भैया, अपने आप को ठीक रखो तो आपको कोई नहीं ठग सकता, कोई भी नहीं ठग सकता आपको, ना डरा सकता है, ना डरिए, ना किसी के ठगने में आइए। क्यों डर रहे हैं? अपने आत्मबल को मजबूत रखिए, क्यों डरना है? और ज़्यादातर इसमें रिटायर्ड लोग फंसते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा भैया, मैं तो मानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, इसीलिए आप डर रहे हैं, और जो डर गया वो मर गया। तो सीधी बात है। हम एक और एक सेक्शन है जो पीडोफाइल है, वो इंसान जो कि बच्चों की तरफ होता है आकर्षित सेक्सुअली, उसकी सोच कैसे काम करती है? क्या है कोई साइकोलॉजिकल इशू? देखिए बहुत सी चीज़ों में हम लोग जाते हैं, कई बार काउंसलिंग में भी, क्योंकि मैं बतौर मोटिवेशनल स्पीकर भी जाती हूँ कॉलेजेस में। बहुत से लोगों का सामने आया कि जब भी हम उनके साथ फिर जो पकड़ा गया, कई बार पुलिस वाले बुला लेते, भाई थोड़ा इसका करो, इसने एक बच्चे के साथ ये किया, इसकी देखो काउंसलिंग क्या निकल के आता। तो ज़्यादातर ये आता है, मैं कह रही हूँ 80% तो ये निकल के आया जितने भी हम लोगों से बात कराई कभी भी, कि उनके साथ बचपन में कहीं ना कहीं ये हुआ, और उन्हें ये लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है। आप इन्हें आसानी से किसी लड़की के साथ करोगे, पकड़ोगे, बलात्कार का इल्ज़ाम लगेगा, अपहरण का भी कहीं तो लेके जाओगे, छोटे बच्चे को तो जहाँ चाहे दबोच लो। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है, कि जहाँ कमज़ोर दिखा आप वहाँ ताकत की आजमाइश करेंगे। हम किसको, स्कूल में पहले बहुत पिटाई होती थी क्योंकि हम कमज़ोर दिख रहे थे, छोटा बच्चा कमज़ोर, इसलिए पिटाई हो जाती थी। अब नहीं होती, अब वो कमज़ोर नहीं है बच्चा, वो सामना पकड़ रहा है, तो अब कोई नहीं मार रहा है। तो यही बात वहाँ उनका काम करता है कि ये वो लोग हैं और ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट होते हैं कहीं ना कहीं। मान लीजिए कोई बहुत ही लो पॉवर्टी लाइन है, हर जगह से झाड़ खा रहा है, लताड़ खा रहा है, बच्चा दिखा उस पर अपनी गुस्सा निकाल दिया, बीवी पे निकाल दिया घर जाके। और ऐसे लोगों के लिए ये बहुत नज़दीकी, ये हमें पहचानना होगा। मैं सभी माँ बाप को कहती हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपके बच्चे कहीं भी किसी घर में खेलते रहें। तो आप देखिए कि वो आपके नज़दीक में है, ऐसा कोई, वो ऐसा नरपिशाच कोई आपके जो नज़दीक में है। तो आपके अभी एक 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, सोचिए। लोग कहते हैं कि कपड़े ख़राब पहने हुए इसलिए उसके साथ रेप हुआ। लोग कहते हैं कि अगर सेक्स वर्कर ना हो तो रेप नहीं होंगे। तो सेक्स वर्कर तो हैं, सब जगह हैं, फिर भी रेप हो रहे हैं ना। 9 महीने की बेटी, 9 महीने की बच्ची, और वो मर गई। 3 साल की बेटी के साथ अभी रेप किया और उसी के घर के पिछवाड़े फेंक दिया उसे, नानी के घर आई हुई थी। बताइए अब कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं, जो अपनी मतलब अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। बहुत से में ऐसे भी आते हैं कि शादी नहीं हुई आज तक,
कोई लड़की देने को तैयार नहीं, काम नहीं करता, शराब पीता, दुनिया भर की ऐब है, कोई ढंग से कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, तो उसको अपना ये पूरा करना है अपनी अधूरी इच्छाओं को। तो सॉफ्ट टारगेट है वो। अपने बच्चों को सेव करिए बस, इतना कि बहुत सेव करिए। वो ज़माना चला गया कि बच्चे कहीं भी खेलते रहें, कहीं भी, लेकिन पहले भी नहीं था, पहले भी थोड़ा बुरा तो पहले भी था, और इतना बुरा नहीं था जितना आज है। और जमाना बताना होगा बच्चों को अपने कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, समझो बाहर जाके। और ख़ास तौर पे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, जो ग्लोबल सिग्नल है वो तो अपने बच्चों को ज़रूर बता के रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में। ये एक ग्लोबल सिग्नल ये है, ये ऐसे करके, ये ग्लोबल सिग्नल है। इसे आप जब तक कोई आपको ना देख ले, आप जैसे ही आपको लगे किसी को आई कांटेक्ट करिए आप खतरे में, तो आप ये करिए ज़रूर। ये पूरा वैश्विक है, एक अभियान है इस समय। सिखा देंगे बच्चों को भी और घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों को भी। और बच्चों में लड़का और लड़की का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेल चाइल्ड भी इस समय टारगेट है। तो ऐसे बच्चों को भी, और उन लोगों को भी जो जरा से भी सेंसिटिव हैं कि वो ऐसे सिग्नल्स को पहचाने। आपको कहीं औरत, कोई आपके पड़ोसी, आपका कोई बच्चा ऐसा करता हुआ दिखाई दे तो ज़रूर उसकी मदद के लिए खड़े हों, मदद के लिए जाएं। आप 1098 पे भी कॉल कर सकते हैं, आप 1099 पे भी कॉल कर सकते हैं, 181 पे भी कॉल कर सकते हैं। इन पे कॉल करके उनको मदद पहुंचाएं। आप डायरेक्टली भी नहीं करना चाहते, आपकी आइडेंटिटी नहीं खोली जाती, आपकी पहचान नहीं बताई जाती, और आप उस आदमी की मदद कर सकते हैं। हम तो कैसा है कि अब जो सेक्स इंडस्ट्री है उसका फोकस शिफ्ट हो चुका है बच्चों की तरफ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही तो कमज़ोर हैं। क्यों सरकार अपने आंकड़ों में कहती है कि हर 2 घंटे में एक बच्चे का अपहरण हो जाता है? कभी वापसी का आंकड़ा भी है? कोई आंकड़ा नहीं है वापसी का। कहाँ जाता है वो बच्चा? जैसे मैं भी आपसे कह रही थी कि बिल्कुल जंगल पे बसा हुआ गांव है, और बच्ची को आज 2 महीने हो गए गायब हुए, आज तक भी नहीं मिल रही है। बिहार में ना, बिहार में आज तक नहीं मिली। बाप उसका लगातार सबसे गुहार लगा रहा है, और पुलिस ने एक बार आके वहाँ छानबीन भी करने की कोशिश नहीं की कि किन रूट आउट क्या होंगे, रूट कॉजेज क्या होंगे, कहाँ को जाएगी, कहाँ को, कभी नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो अपने बच्चों को समझा के रखिए कि डरे ना, अपने माँ बाप से ज़्यादा हित किसी पे नहीं है आपका। और इस सिग्नल को पहचानें, हर जगह यूज़ करें। खेल खेल में बच्चों को सिखाइए कि ऐसे करो, कभी भी कोई मुश्किल दे, तुमको कोई डांटे फटकारे तो ये सिग्नल करो, समझना होगा। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनका ये भय रहता है कि सोसाइटी में रहता है, कॉलोनी में रहता है, बच्चा घर से बाहर निकला तो कहाँ गया होगा कुछ नहीं पता, सोसाइटी से बाहर निकला तो अनजान शहर है। हाँ, तो एक पेरेंट क्या एक्शन ले सकता है इमीडिएटली? जो पुलिस थाने हैं वहाँ जाएगा, FIR लिखवा देगा। सबसे पहले तो 1098 पे कॉल करें इमीडिएटली। ठीक है। बस ये चाइल्ड हेल्पलाइन है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर जगह है, सीधे लखनऊ जाएगी, उसमें कोई इफ बट लगने की बात भी नहीं है। ठीक है कि कोई आपको बेख्याली करे आपके साथ, नहीं कर सकता, क्योंकि लखनऊ से उनके पास आएगी कॉल। कि थोड़ा लेट हो जाता है इसमें, हालांकि मैं इसे बहुत ऑथेंटिक इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि तब तक बच्चा दूर निकल जाता है। उससे बेटर ये है कि बच्चे को 1098 हमेशा संभाल के रखें, बताएं उसे ये बेटा कभी भी किसी मुश्किल में हो तो, रास्ता भूल जाओ तो, कहीं और खड़े हो जाओ तो, या मम्मी नहीं दिख रही है तो 1098 पे कॉल कर दो। मैम अगर जो बच्चा है उसको उठा लिया अगर, हाँ, तो तब तो इसके अलावा कुछ नहीं है क्या कि आप ये वो बच्चे को समझाओ कि अगर तुमको उठा रहे हैं तो कैसे भी, मान लो उन्हें कंधे पर डाल लिया, या तुमको कहा बोलना नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, तो तुम कम से कम ये तो कर ही सकते हो। वो अभी तक इतना ये ज़्यादा वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि ये क्या है। हाँ, नहीं वो करनी होगी, आज के माध्यम से अगर लोग आए समझ बच्चों को सिखाएं ये तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी विश्व भर में इसके अभियान चलाए जा रहे हैं। सिर्फ एक हिंदुस्तान में अभी इतना नहीं है, हम लोगों ने पहल की है बस अभी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको बताया जाए बच्चों को, और 1098 रटा के रखा जाए कि ये है। और इसके अलावा ये भी है कि तमाम जितना रेलवे है, माँ बाप को ख़ास तौर पे मैं कह रही हूँ कि अगर उनके घर से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ भी जाके अपनी गुमशुदगी दर्ज कराएं। अच्छा, तो एक स्टेशन मेन जगह है जहाँ से बच्चे को, क्योंकि एक तो ट्रेन में कोई पूछता नहीं है, कोई एक दूसरे से कोई लिंक नहीं करता है, चाहे लंबी ट्रेन कहीं मीलों की दूरी तय कर जाओ, बच्चे को डरा रखा हो, बच्चा बोल नहीं पाए, है ना। तो ऐसे में बच्चे को ये समझाना, ट्रेन में बैठा 1 मिनट के लिए भी वो इधर हुआ किडनैपर तो वो बच्चा ये कर सकता है, उसको ये बता सकते हैं। और साथ ही कोशिश करें आप जैसे लोग, हम जैसे लोग,
कि छोटे छोटे पोस्टर्स लगाएं, इसके ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प इसको लगाएं, ताकि कोई बच्चा मुश्किल में ना रहे। मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे गर्ल चाइल्ड के लिए सबसे ज़्यादा डरती हूँ, सबसे ज़्यादा खतरे में। तो उनको ये बताएं कि, और साथ ही वो एक ज़रा सा मौका मिलते ही उस बच्चे को कहें, किसी से मांग ले, अंकल मेरे साथ ही हो रहा, मुझे एक फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन करूँगा। 1098 पे कॉल कर दिया बच्चा, तो वो उनके पास आएगी दोबारा। और वो बच्चा नहीं भी कर पा रहा है फिर, तो उनसे पूछ लेंगे कि क्या हुआ है, कि ये हो रहा है। तो ट्रेन्स में ज़रूर जाके, मतलब आरपीएफ और जीआरपी को ज़रूर बताएं कि ये बच्चे की फ़ोटो है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो तुरंत ट्रेन पे लगाते हैं। वहाँ तो लगाते ही हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन में भी लगवा देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा बच्चे का ढूंढना आसान हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी बच्चे की रिकवरी हो जाती है। अगर वहाँ से नहीं गया है तो बस अड्डे पे लगवाइए अपने बच्चे का। अगर आपका बच्चा खोता है तो सबसे पहला काम आप ये करिए, पुलिस को सूचना देते ही अपने पोस्टर पम्फलेट छपवाइए और बस अड्डे पे, रेलवे, क्योंकि कोई पैदल नहीं ले जाएगा, जाएगा तो किसी न किसी वाहन के जरिए। बस अड्डे के सामने से भी कोई गाड़ी से भी लेके जाएगा तो गुजरेगी। और ज़्यादातर ट्रेन से होती है, हमेशा ट्रैफिकिंग होती है ट्रेन से, क्योंकि वो सबसे सेफ है ट्रैफिकर के लिए। और कोई नहीं पूछता कौन जा रहा है, कौन किसके साथ है। कोई पूछेगा, दूसरा चिल्लाएगा भी क्यों, मेरा बच्चा है। और बच्चा तो इतनी हिम्मत नहीं करेगा, वो कहे कि नहीं हूँ मैं इसका बच्चा। तो ये ज़रूरी है। मैम कोई अभी करंट केस आपके पास हो जिसका बच्चा खोया हुआ हो, जिसको हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर एक मैसेज पहुंच जाता है, सपोज हमें पता नहीं है कि कौन कहाँ से देख रहा है, और बच्चा अगर उन्होंने देखा हो कभी किसी पार्क में खेल रहा है, या कहीं पार्क तो नहीं, मतलब कहीं रोड साइड देखा हो, या कहीं काम पे ऐसे लगा दिया हो। एक 12 साल की बच्ची है, 2 महीने हो गए हैं, बहुत गरीब घर की बच्ची है, और उसकी फ़ोटोज़ भी मैं चाहूँगी कि आप, मैं शेयर करती हूँ कि उनको दें। और बाप उसका इतना माँ नहीं है उस बच्ची की, और बहुत परेशानी में है। जगह जगह पैसा भी नहीं है, ट्रक पे क्लीनर है, जगह जगह ढूंढ रहा है बच्ची को। पुलिस भी नहीं सुन रही है उसकी, पुलिस ने एक बार भी आके देखा भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आप जैसे पॉडकास्टर्स खड़े हो जाएंगे तो ज़रूर, मैं समझती हूँ, बहुत बच्चों की रिकवरी हो पाएगी, बहुत ज़्यादा। और क्या तरीके हैं, मतलब रोड पे लगे हुए होते हैं गुमशुदा की तलाश, और क्या तरीके हैं कि जिसका बच्चा खो गया है, वो फिर कहाँ जाए? उसने कॉल कर ली, उसने एफआईआर कर ली, वो कर ली नहीं, एफआईआर वो अपने क्षेत्र में तो करे, लेकिन वो जीआरपी और सीआरपीएफ को, इनको आरपीएफ को जरूर करे, क्योंकि ये लोग बहुत संवेदनशील हैं बच्चों के प्रति। अच्छा, बहुत संवेदनशील है। मैं सैल्यूट करती हूँ कि ये एक विधा ऐसी है कि जो बेहद संवेदनशील है। जीआरपी के लोग भी, आरपीएफ के लोग भी। आप वहाँ करेंगे तो वो हर स्टेशन पे पहुँचाते हैं बच्चे की फ़ोटो और उसका जो भी डिटेल है वो सारा, हर जहाँ तक भी उनका करे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि आप लोगों के पॉडकास्ट के ज़रिए एक लड़की ने मुझसे संपर्क किया, 15-16 साल की बच्ची, और उसको एक प्यार में फंसा के ले गया इतनी सी, और सोनागाछी में बेच दिया, कलकत्ता। और उसको वहाँ लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में उस लड़की ने, और वो ये कह के लाया कि अपनी एक हाई स्कूल की मार्कशीट ले लेना, हाई स्कूल में पढ़ रही थी, और आधार कार्ड ले लेना, क्योंकि शादी करेंगे हम जाके। लड़की नहीं समझदार थी इतनी, और भेज दिया। अब उसको इतनी इजाज़त हो गई थी, कभी कभी वो थोड़ी देर फ़ोन देख ले, रील देख ले। तो ऐसे में उसको कहीं से मेरी कोई रील आ गई सामने, उसने फ़ोटो भी लिया, उसने नंबर भी लिया और मुझे कॉल किया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा सकती हो? मैंने कहा मैं क्यों मानूँ कि तुम ट्रैप नहीं कर रही हो? बोली नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, मुझे निकाल दो। फिर उसने काट दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं मिलाऊँ तो स्विच ऑफ था। फिर उसने अगले दिन सेम टाइम पे किया। 2-3 दिन जब उसने सेम टाइम किया, मैंने कहा इसको इस समय मिलता है फ़ोन, और मुश्किल से 5-6 मिनट के लिए मिलता है। तो मैंने उसे जल्दी से कहा कि, मैंने कहा बेटा तुम निकलना चाहती हो? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे कुछ अपना डिटेल भेजो। तो उसने आधार कार्ड और उसकी अपनी फ़ोटोज़ भी भेज दी मुझे, कुछ जो वहीं से खींच के भेजी। फिर मैंने जीआरपी को, वहाँ आरपीएफ को बात की, और जीआरपी को भी की हावड़ा, कलकत्ता। मैंने कहा सर इस तरह से है। तो उन्होंने कहा देखिए हम हर शहर में तो नहीं कर सकते, हमारी तो यहाँ की लिमिटेशन है। मैंने कहा वो यहीं आएगी, मैं उसको बोलूँगी, बोले भेजो। और देखिए 3 दिन में लड़की रेस्क्यू हुई, बिना कुछ कहे। ये आप लोगों को थैंक यू है, सब पॉडकास्टर्स को, कि वो जीआर वहाँ पहुँची, और वो लगातार वॉच कर रहे थे कैमरे सारे। जैसी बच्ची पहुँची उनका फ़ोन आया कि मिल गई बच्ची हमें, और उन्होंने कहा देखिए आप हमें कॉन्टेक्ट मत करना, हम जब दिल्ली पहुंच जाएंगे आपको करेंगे, चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी मस्ट है। हम अलग अलग ट्रेन में बदलेंगे इसको, एक ही ट्रेन से नहीं जाएंगे। तो वो बदल के तीसरे दिन वो 1 बजे दिल्ली हमको मिली। मैम इस बार भी ना हम आपका नंबर ऐड कर देंगे, जिससे कि वो ज़रूर लोग आप तक पहुँचे।
बस कि पता नहीं हमें कि ये पॉडकास्ट कौन कहाँ देख रहा है। हाँ। अगर किसी की मदद हो जाए तो अच्छा किसी की। रहेगा। और जैसे मैं अभी अभी कह रही हूँ कि 2 मिनट की ब्रेक लिया हमने, तो एक फ़ोन जी। बीच में आ रहा है, जी जी। तो वो रोहतक से कोई बोल रहा है हम्म, और कह रहा है जी मुझे बस 5 मिनट का टाइम दे दो, मेरी बेटी के बारे में बात करनी, हो गायब है। हम्म, तो मैं पॉडकास्ट खत्म होती है उससे बात करूँगी। तो ये एक बड़ी, अगर मतलब आप नंबर देते हैं तो ये बड़ी मदद हो जाएगी बच्चों को जो हमारे गायब हो जाते हैं। जो लोग भी दे रहे हैं उनके ज़रिए आ रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी लोगों को। मैम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके दौरान जो बच्चे बहुत हाँ। गायब हुए थे, वो हाँ। क्या मामला था? ये देखिए क्या है कि उनको सेक्स टूरिज्म में इसके नाम दिया गया। मतलब सेक्स टूरिज्म तो काफ़ी पहले से है, लेकिन इन बच्चों को कैसे ले जाया जा रहा है, बच्चों मेल चाइल्ड की मैं बात कर रही हूँ, लगेज उठाने के लिए। अच्छा। कि पहले से एडवांस पैसे दे दिए, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे सारे, कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, उनके माँ बाप को अगर 30-35 हज़ार रुपये एक बार मिल गए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर उन बच्चों को वो ले गए कि भाई अच्छा, फिर दिखाया वहाँ जाके, देखिए होटल में कस्टमर के साथ रह रहे हैं जो हमारा क्लाइंट है, और बढ़िया 5 स्टार होटल है, और देखिए यहाँ इसका बेड लगा हुआ है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसको बेहतर कपड़े दिलवाए, सब चीज़ कराया, बढ़िया अपने साथ खाना खिलाया। 1-2 दिन उसको ये सब रखे, और फिर जो उसकी हालत हुई है ना, वो बच्चे इस हालत में आए कि आप देख नहीं सकते। मतलब मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या कब हुआ कभी था? छूट गई। मतलब वो इतना ज़्यादा यूज़ किए गए थे कि वो खड़े नहीं होते, वो आदमी को देख के डर रहे थे और माँ के पीछे छिप रहे थे, और माँ कहें कि हम डॉक्टर को कैसे दिखाएं। तो मैंने एक बच्चे को जैसे तैसे करके मैंने कहा दिखाओ मुझे। बहुत बुरी हालत थी उन बच्चों की, इतनी बुरी तरह से ब्रूटली उनके साथ रेप किए गए बच्चों के। 2 फायदे थे कि लड़की बुलाते तो कुछ गड़बड़ हो जाती, रेड हो जाती, और अपने साथ तो ला ही नहीं सकते थे। अब ये लड़का है और लगेज उठाने के नाम पे है, और तुम्हारा बंधु है उसी कमरे में रह रहा, माँ बाप भी खुश है कि हमारा बच्चा इतने बड़े होटल में रह रहा है। तो ये टूरिज्म के नाम पे किस तरह, मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये व्यापार हो गया है, हर विधा में इसको घुसा दिया गया है। और ऐसे ही जो लड़के हैं रेड लाइट एरिया पे, नॉट वैसे एरिया बट चौराहों पे जहाँ पे भीख मांगते हैं ट्रैफिक में, तो क्या वो ड्रग्स लेके बैठे होते हैं या बिल्कुल बिल्कुल। एक तो देखिए वो तो खुद भी लेते हैं, खुद भी, जैसे थिनर है उनका, हाँ, सूंघते सफेदा रहते है हैं उसको। उनका, वो तो सूंघते ही हैं। वो थिनर लेने के लिए भी उनको पैसा चाहिए, 30-40 रुपए का भले ही आता हो, वो पैसा भी तो लेना ही। दिन भर में वो एक में ही थोड़ी उनको मिल जाता है, और वो 2-2 3-3 दिन खाना भी ना खाएं। मैं तो उनको कहती हूँ कि ये जो तुम सफ़ेदा लेते हो, ये जीने के लिए नहीं, मरने के लिए लेते हो, क्योंकि खाना नहीं खाना उन्हें पता ही नहीं होता। चाहे 2 दिन भी मत खाओ, और वो ऐसे ढांचा हो जाते हैं हड्डी का, बस वो होना चाहिए। और वो फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तैसे तैसे वो ड्रग के, मतलब मैं क्या कहूँ, कैरियर हो जाते हैं। यहाँ से वहाँ ले जाना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, ये ज़्यादातर स्टेशन से चल रहा है। ट्रेन में बैठे नीचे झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जिसको पता है उसको पता है कि ये ड्रग भी दे सकते हैं तुमको, तो उसके साथ उसकी बात भी हो रही है, खुद भी बता रहे हैं, खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं कि ये चाहिए तो बताओ, है कुछ चाहिए, ऐसे पूछेंगे। कभी आप अच्छा, देखना। एक बच्चा आया था, वो ट्रेन साफ कर रहा था। हाँ, कि कुछ चाहिए, तो कैसे क्या चाहिए भाई, तुम चाय भी नहीं बेच रहे, तो बिस्किट भी नहीं बेच रहे, तुमसे क्या चाहिए? मैं होंगी तो मैं तो यही सवाल करूँगी, बेटा तुमसे क्या लेंगे, तुम तो कुछ भी नहीं ले रहे, है ना। लेकिन जिसको है नीड वो कहेगा हाँ है वो कुछ, समझ जाएगा कि अच्छा ये बंदा है, ये है, वो कैरियर है। कैरियर है। जो रेड लाइट है उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? वाई रेड लाइट? देखिए पहले दाल ये बत्ती होती में क्या थी, है? पहले दाल मंडी होती थी, दाल मंडी, पहले इनको दाल मंडी कहते थे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एरियाज़ हैं वो सब उस जगह हैं जहाँ मंडी है थोक का, दाल अनाज। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो मेन सिटी में होते थे पुराने शहर। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, पुराने लेके आज तक ये रेड लाइट एरिया वहाँ बसाए गए जहाँ छावनी थी, कैंट थे। ऐसा क्यों? अच्छा, अंग्रेजों के टाइम से? ना उससे पहले से, उससे पहले से भी? उससे पहले से भी। जैसे मेरठ की मैं बात करती हूँ, मेरठ ऐसे 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ है, कंडागार शहर है। और हर दरवाजे, आप दिल्ली गेट है, बागपत गेट है, बुढ़ाना गेट है, सब जिस शहर से आओगे उस शहर से आओगे उस दरवाजे में। और ये कबाड़ी बाज़ार तो आएगा ही, बीच में ये कबाड़ी बाज़ार है बीचों बीच, और यहाँ से आप निकलेंगे तो दूसरे उसमें जाएंगे। होता ये था कि वो आदमी आए, अपना व्यापार करे दिन भर का, और फिर वो अपने एन्जॉयमेंट के लिए वहाँ चला जाए। लेकिन छावनी में इसलिए बसाए गए कि वो बरसों बरस तक सैनिक
अलग रहते थे फैमिलीज से, तो एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ चले जाओ। अच्छा। गाना सुने, नाच गाना, कभी कभी किसी से मोहब्बत भी हो जाए, 2-4 दिन उसके साथ गुजारे। दौर बदलता गया, तवाइफों का दौर आ गया, वो नाच गाने में रहे, किसी मुजरे भी किए, सब चीज़ हुई। लेकिन ये जो बदलाव आया, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में फिर वही बात आई कि छावनी की सुरक्षा उनको भी चाहिए थी, कैंट की। जैसे मेरठ है, आगरा है, बनारस है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये बड़ी कैंट है। तो वहाँ क्या है, उन्होंने क्या किया कि लैंप पोस्ट के ज़माने थे, तो रेड शीशे वाला लैंप पोस्ट लगाया एंट्री और एग्ज़िट पे, और वो 8 बजे उसको एक आदमी जलाने आता था और सुबह 8 बजे उसको बुझाने आता था। तो वो रेड लाइट एरियाज़ घोषित कर दिए। जैसे आप रेड लाइट पे रुकते हैं तो इसलिए रुकते हैं कि आपकी अगर आप चले जाएंगे तो सामाजिक हानि भी है कि कैसा पागल आदमी है जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को भी हानि हो सकती है, फिर आप कानून की इज्जत में भी आ सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे उन्होंने किया कि आप यहाँ जाएं अपनी मर्जी से, सामाजिक हानि है कि आपकी इज्जत चली जाएगी, और कानून की इज्जत में भी आप आ जाएंगे। अगर पकड़े गए, रेड हुई, पकड़े गए तो आप जेल चले जाएंगे। तो ये और ज़िंदगी को तो है ही, आप बीमारियां ले सकते हैं ये उसको। और साथ ही नीचे एक बोर्ड लगाया गया कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है, ये भी किया गया, क्योंकि सैनिक ऐसा भी लगने लगा था इन्हें कि हमारी लूप होल्स भी जाएंगी, क्योंकि बहुत जगह से क्रांति की हुई, जैसे मेरठ से हुई तो रेड लाइट एरिया से ही हुई, वहीं से उन औरतों के ज़रिए ही हुई, तो ऐसा नहीं उनका कोई बुरा पक्ष ही है। तो उनको ये लगने लगा था कि ऐसा हो रहा है। मगर देखिए, हमने इस रेड लाइट का ऐसा गलत अर्थ निकाला कि हमारी बच्चियों को पता लग गया इस रेड लाइट का क्या मतलब। वो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं। आज आप शहरों में बड़े में देखिए, रेड लाइट पे वो लड़कियां खड़ी हैं, पोल्स पे खड़ी हैं, और आने वाले को पता है कि वो क्या सिग्नल दे रही हैं आपको, तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये रेड लाइट एरिया का सच है। एक धारणा है कि जीबी रोड पर लाइसेंस मिल जाता है। नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है। देखिए, वो नाचने गाने का लाइसेंस है, मनोरंजन कर विभाग से होता है, हर जगह होता है। पूरा हिंदुस्तान भर में जितने रेड लाइट एरिया हैं, मनोरंजन कर विभाग से नाचने गाने का लाइसेंस इनको दिया जाता है। और सच्चाई ये है कि मेरे शहर में तो आज तक उनका रिन्यूअल मैंने देखा नहीं। 100 साल पुराने भी उनके कागज रद्दी हो गए, वो दिखते भी नहीं क्या लिख रहा है इनमें, वो भी लटक रहे हैं। हो गया ना कि दिखाने के लिए तो बस मनोरंजन है, मनोरंजन, पीछे क्या चल रहा है वो कुछ नहीं। उसका तो लाइसेंस कहीं नहीं, उसका नहीं, ये मिथक है, कहीं का लाइसेंस नहीं है, किसी को नहीं है। ये केवल नाचने गाने का लाइसेंस है, मनोरंजन कर विभाग से है, और ऐसा कुछ नहीं उसका। जैसे कुछ जो स्पा सेंटर हैं वो हैं स्पा सेंटर दिखाने के लिए, लेकिन वो रेड लाइट एरिया ही है, वही कुछ है, वो भी यही। एक डिबेट हमेशा से रही है कि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं है। नहीं, लीगल नहीं है। देखिए, इसका हाँ, ये अलग है कि एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से कुछ कर रही है तो उसको कानूनन रोक नहीं है, लेकिन अश्लीलता नहीं फैलाएगी, सड़क पर नहीं होगी, परमिसेस में किसी गैर के में नहीं होगी, जहाँ लोगों को ऐतराज या लोगों का आना जाना वहाँ नहीं होगी। तो ये उसमें साथ ही लगाया हुआ होता है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व हैं, आपके पुलिस है, आपके दलाल हैं, आपकी मालकिन है, और कौन कौन होता है इस नेक्सस के अंदर? रिक्शा पुलर्स हैं, रिक्शा वाले, नीचे जितने ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो जिनका आना जाना है उन लगातार वो सब्जी ऐसे बेचने निगाह यूँ रहती है उनकी, है ना, वो उनके हैं। उनके ठेले पर खड़े होकर आप पूछ सकते हैं, भाई किस जगह कोई नई लड़की है, कम उम्र की लड़की है, पूछ सकते हैं आप उनसे। वो पूछने के भी 10 रुपये लेगा, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन दिन भर में 10 कस्टमर मिल गए तो 100 रुपये तो मिल ही गए बिना कुछ बेचे। तो ये ऐसे लोग। और रिक्शा पुलर्स को अपना रिक्शा का पैसा नहीं लेना, वो ला के छोड़ जाएंगे लड़की को, पैसा उनका अपने आप आ जाएगा उनके पास, इसको छोड़। सब लिंक्ड है। हाँ, सब लिंक्ड है एकदम। और फिर भी कुछ नहीं होता? ना, कुछ नहीं, क्योंकि सबके क्योंकि सैया भाई कोतवाल डर काहे का पुलिस भी तो है इन्वॉल्व फिर क्या डर है ना, तो वो भी नहीं है। जो सेक्स वर्कर्स हैं, आपने कहा था कि उनकी जो हालत है अच्छी नहीं होती है। हाँ, ऐसा होता है कि जो उनके अपने बच्चे होते हैं उससे कभी इमोशनल अटैच नहीं हो पाता है? ना, कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे हम आज भी पढ़ा रहे हैं तो उनको कोई उनसे वो नहीं है, अरे तुम्हें ना है पैसे तो मैडम छोड़ दो, आ जाएंगे वापस, ये उनका जवाब मुझे होता है। पहले तो ये कौन सा पढ़ के कहीं कलेक्टर बन जाएंगे, कुछ नहीं है, क्योंकि उनके प्यार का परिणाम नहीं है वो। फिर उन्हें आप कैसे करते हो मोटिवेट कि वो कुछ करें लाइफ में? बच्चों को नहीं, बच्चों को तो मैं स्कूल भेजती हूँ सबको ज़्यादातर,
ज़्यादातर बच्चे अब हमारे 90% स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, MCA MBA करके भी गए हैं, BTech करके भी, एक बच्चे ने अभी और शोरूम खोला है। जिनको आपने निकाला होता है उस कोठे से, हाँ, उनका जीवन कैसा होता है बाद में? देखिए मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने उनको निकाल के और कोई बहुत बेहतर ज़िंदगी, बढ़िया शादियाँ कर दी। कुछ तो जाती हैं नारी निकेतन, वहाँ से शादियाँ होती हैं, सरकारी शादियाँ होती हैं, जिनकी हम करते हैं, उनको लगातार फ़ॉलो अप भी करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इज़्ज़त दें, ये हमारा मैं 10-10 साल पुरानी शादियों में भी लगातार इन्वॉल्व हूँ, घर बुलाना, उनके यहाँ भी जाना, उनका सब देखना। और उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बताऊँ कि अभी एक सज्जन मेरे पास आए और बोले कि आपने हमारे यहाँ उसकी शादी करवाई थी, और एक हमारे बच्चे की भी करा दो ऐसी, बहुत ही अच्छी लड़की है। और वो आसामी लड़की थी, भाषा भी नहीं जानती थी, या तो हिंदी भी जानती है, और कह रहा है जी देखो गाय भैंस का काम भी करती है, घर का भी सारा करती है, सास ससुर की भी सेवा करती है और हंसती रहती है, इतनी अच्छी लड़की आपने दी, ऐसी मेरी कोई शादी कर दो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है बस, क्योंकि वहाँ उस नर्क से निकल के तो वो उस गरीबी को चाहे एक टाइम रोटी खा ले, उसे ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं माँ बाप को। तो मैं मुश्किल से 3-4 लड़कियां मुश्किल से गई हैं, मुश्किल से, वो भी नेपाल की, एक शायद MP में कहीं से थी। ऐसा है क्या कि अफगानिस्तान से लड़कियां आती हैं? नहीं, अफगानिस्तान से आती नहीं है, लेकिन वो लड़की जो थी एक यहाँ पे, वो बेचारी यहाँ वहाँ स्टूडेंट जाती वीज़ा हैं? पे थी। हाँ, स्टूडेंट वीज़ा पे थी, पढ़ रही थी, और किसी ने प्यार में फंसा के कहा कि पहले शादी कर लेते हैं, बाद में तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। ले आया साथ, वो भी अच्छा 2-4 दिन उसे रखा होगा, लड़की ने जिद की कि भाई तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, मुझे ले आए, मेरे पढ़ाई छूट रही। पहली बात ये थी कि शादी करते ही मैं कॉलेज जाऊँगी, हॉस्टल से कितने दिन गायब रहूँगी। कहाँ फिर ले गया वो? हाँ? उसे कहाँ ले गया? अफगानिस्तान ले गया था? ना, ना, दिल्ली रखा पहले। दिल्ली रखा? हाँ, दिल्ली रखा उसको, फिर मारपीट शुरू कर दी उसने। और वो मारपीट से उसने विरोध किया, भागने की 1-2 बार कोशिश की, और फिर वो बेच गया उसको रेड लाइट एरिया में, और तेजाब डाला हुआ था, इतना चेहरा उसका जला दिया था, मतलब बहुत बहुत बुरी हालत में थी, आँख भी नहीं थी एक, इतनी खूबसूरत सी बच्ची वो, अगर उसका आधा चेहरा हमेशा ढक के रखती थी। और जब मैंने कहा बोलती क्यों नहीं हो, बात नहीं बताती कुछ, वो बोली मार, अरे गूंगी बहरी है, इसका ना पता कुछ भी। क्या कैसी गूंगी बहरी है, एक्सप्रेशन भी नहीं आते इसके चेहरे पे, समझती भी नहीं कुछ भी। फिर एक दिन मैंने कहा ये तुम हर समय हिजाब पहने रखती हो, इसे उतारो थोड़ी देर के लिए। तो उसने झटक के से अलग कर दिया। फिर मैं कई दिन, मुझे पता नहीं क्यों बार बार मैं जा रही थी, मैं हमेशा अपने पास एक डायरी पेन जरूर रखती हूँ। मैंने फिर एक दिन पता नहीं मैंने लिख दिया उसको, मैंने कहा तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, इंग्लिश में लिखा, अगर समझती हो तो इंग्लिश। तो एक पल तो देखती रही ऐसे मुझे, फिर मालकिन को देखा, और फिर जो उसने लिखना शुरू करा तो उसने 3-4 पेज भर दिए। और मैंने उसका ऐसे करके देखा तो रो रही थी लगातार, क्योंकि हिसाब में जा रहे थे आंसू, तो पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये रो रही है, मैंने देखा तो रो रही थी वो। और लिख के उसने मेरी तरफ करा, तो आप समझिए कि मैं कभी क्या भूलती लिखा नहीं था हूँ। उसमें? उसने यही सब आप बीती लिखी, और फिर उसने धीरे से अपना ये हिसाब उतारा, देख के मतलब मैं कभी उस चेहरे को ही नहीं भूलती। इतना सफ़ेद चिट्टी लड़की, आधी आधा इतना काला शाह, जला हुआ चेहरा, इतना मतलब इतना भद्दा हो रहा था। माँ उसकी जब बुलाई गई, कॉलेज नहीं बुलाया, मतलब अभी तो था उसका वीज़ा 1.5 साल का, और एक गिर गई, पता नहीं अपनी भाषा में क्या क्या कह रही थी, जो मैंने लगाया एक माँ होने के नाते, शायद कह रही थी कि ये ऐसी तो नहीं मेरी बेटी, और ले गए वो लोग उसे वापस। ये बहुत बुरी दुनिया है, वो अलग दुनिया है, बहुत गंदी, बहुत। ट्रैफिकर का कोई दीन ईमान कुछ होता नहीं है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में लड़की हो, उसे उससे कुछ लेना देना नहीं होता, उसको अपने पैसे और बस पैसे। वो कितने बेच के आता है? कुछ भी हो सकते हैं उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से। क्या होता है? 15-20 हज़ार से लेकर 1 लाख से ऊपर कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम कह रही हूँ ये कीमत लड़की की? मैं, एक ही बात है बस, और कुछ नहीं। और होती भी नहीं है, यही औरत की जिंदगी बस इतनी सी।
आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सिर्फ छोटे शहरों में दिक्कतें अब बढ़ रही हैं या फिर बड़े शहरों में ही है लिमिटेड? नहीं नहीं, छोटे में बढ़ रही हैं। मैं तो अपने शहर में कह रही हूँ, जो मेरे शहर में बढ़ रही हैं। और मेरे गाँव शहर में? में, गांव देहात में भी बढ़ रही हैं। अगर मेरे आसपास के किसी गांव से लड़की निकल के और एक औरत निकल के और मुंह पे कपड़ा बांध के और कहीं खड़ी हो जाए तो इससे बुरी बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि अब हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा तो हम ये काम करेंगे। तो ना वही चीज़ की बड़े शहर, बड़े परिवार के हाँ। शौक और छोटे वालों की मजबूरी, ज़रूरत मजबूरी। ज़रूरत मजबूरी, बस सबने एक ये रास्ता अपना लिया। इसीलिए सेक्स ट्रेड में इसे कह रही हूँ, इंडस्ट्री बन गया ये पूरा। अगर दो लोग आपस की सहमति से लेके रखते हैं अपने संबंध तो वो ठीक है। हाँ बट बिल्कुल। अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है। नहीं देखिए, तो फिर वो प्यार नहीं है। प्यार नहीं हो सकता 10-20 से, ये नहीं मैं मानती। भैया आज के ज़माने में हो जाता हो, मन बदल दिए हो भगवान ने, कुछ और दिल डाल के भेज दिया हो तो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि प्यार तो आप एक ही से कर सकते हैं। अगर आपका पति का छोड़ के किसी और के साथ आपका अफेयर हो गया तो आपको पति से कोई प्यार नहीं है। अब आपकी मजबूरी है कि आप उसके साथ रह रहे हैं। या पति का ही किसी से हो गया तो फिर उसका पत्नी से कोई प्यार नहीं है। फिर नहीं, वो फिर तो रिश्ता निभाने की बात है, नहीं तो नहीं है। मैं नहीं मानती। लेकिन अगर वो तीसरे से भी हो जाए तो ये तो फिर उसकी आदत में शुमार है, फिर नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनको जहाँ जाए वहीं प्यार हो जाता है। नौकरी में है तो ट्रांसफर के साथ प्यार बदलता है उनका, सभी है। तो मुझसे मैं प्यार नहीं मानती। क्यों? ना वो फिर तो वो मर्द है ना, वो केवल नयापन ढूंढता है और कुछ नहीं। उस औरत को थोड़ी पता है कि ये पहले भी 10 जगह मुंह मार के आया है, तो वो फिर नयापन ढूंढता है और अपनी मर्दानगी साबित करता है कि देखा मेरी ज़िंदगी में कितनी औरतें। खुद ही खुश हो जाता है इस बात को लेके। ये नहीं, ये तो गिरावट की हद है, किसी की इमोशंस से खेलना बस। तो ये जो नीड है ये ताउम्र रहेगी। हाँ देखिए, ये तो स्वाभाविक चीज़ें हैं, तो नैसर्गिक हैं जो कुदरत ने हमको दे के भेजा, लेकिन उनकी अति हम खुद चीज़ों से बनाते हैं। देखिए ऐसा है, आप भूख लग रही है तो आप 2 रोटी खा के संतुष्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं भी लग रही है और आपको किसी की किचन में से बड़ी तरह तरह की खुशबुएं आ रही हैं तो अंदर से आपको लगेगा कुछ खा लिया जाए, है ना। ये ऐसे हो गया कि आपको टीवी के ज़रिए, OTT के ज़रिए और दूसरे चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको परोसा जा रहा है कि ये भी है, इसको भी ट्राई करके देखो। इजीली अवेलेबल है, ये है बस। आज के यूथ और पेरेंट्स के लिए एक सलाह। खास तौर पे पेरेंट्स को ही कहूँगी, यूथ तो सुनने को तैयार नहीं है, पर पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगी। बट यूथ को सुनना चाहिए ना। सुनना चाहिए बिल्कुल। पेरेंट्स बेचारे कितना कर लेंगे। करना बचपन से ना, कान उमेटना सीखो ना। क्यों नहीं उमेटते हो आज? बच्चा याद नहीं रखता। मुझे नहीं याद मेरी कभी पिटाई हुई होगी ना। ऐसा तो नहीं हुई होगी तो, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं सब कि कब पिटाई हुई, और वो पिटाई को एक एंजॉय करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें मारा। मेरा बेटा कहता है कि मैं अपनी माँ से जितना पिटा हूँ शायद ही कोई पिटा हो ज़िंदगी में। तो कोई मेरे से दूर हो गया? नहीं ना। तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। आपके रक्त मज्जा से पैदा है वो, उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए नहीं, उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। आज भी नहीं करें। और मैं फिर कहती हूँ कि पीयूष मिश्रा की लाइन को कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये हमारा 2nd एपिसोड था आपके साथ। एंड अब जब आती हैं इमोशंस में हिल जाता है। मतलब व्हेन आई गो बैक टू बेड आई एम लाइक कि अरे यार आज का दिन बहुत हैवी था। बट आई थिंक वो ज़रूरी है क्योंकि जो मैसेज आपके थ्रू पहुंचता है लोगों तक, देखा था लास्ट टाइम जो कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों तक हेल्प पहुंचती है। हाँ बिल्कुल। सो उम्मीद है मैम कि इस पॉडकास्ट से भी लोगों की हेल्प हो। थैंक यू। थैंक यू मैम।